morning, everyone. Uh, I am Mahitosh Mahip, faculty for IS Mathematics from Aryabhat Ashram. Today is a very important and momentous day for Aryabhat Ashram. Today, I am pleased to announce our topper, Shubham Kumar Yadav, who has secured 263 rank. He got 300 marks in mathematics optional, which is a very stupendous marks. And he has been a very exceptionally brilliant student. And he has done BSc from Hansraj College, and his copies were immaculate. The way he writes and the immense hard work that he has put up has seen him see come up with the flying colors, and it is indeed an honor and proud moment for me, because he has really worked extremely well. And at the time when he was in his first attempt, he couldn't qualify prelims. He had the same zeal and passion. He was among the topper in my test, and same thing was replicated in 2022. So I would like to ask him to come on board, and we all should give a hearty welcome to him. Please join me. So, thank you, sir, for inviting me here. And it's really an honor to be in front of aspiring minds like this. So, I think we should start straight away. I'll begin with my journey in around 10-15 minutes. After that, we can invite questions for the same. Make sense? So I started my journey on 17 July 2020, and my optional from then was mathematics only. इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है या मिक्स करें? बाइलिंगुअल, ओके। मैथमेटिक्स लिया था। मेन रीज़न इसका था कि ग्रेजुएशन या बैकग्राउंड जो था वो मैथमेटिक्स था, एंड आई वॉज अमंग द गुड स्कोरर्स इन माई कॉलेज एज वेल। मैं शायद टॉप 5 में रहा हूँ। थर्डली, इट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी। मुझे बहुत मज़ा आता था करने में, एंड इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि मोनोटोनी ब्रेक कर देता था। जीएस पढ़ने के बाद जो बोरियत होती थी मुझे थोड़ी सी, उससे रिलैक्स मिल जाता था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न वॉज कनिष्क कटारिया सर के स्कोर बहुत अच्छा था, प्लस इनकी वजह से एक बात ये भी आ गई थी कि इनके जो नोट्स अवेलेबल थे उससे ये गेज करना बहुत आसान था कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने इनके नोट्स सिर्फ उतने फॉलो किए थे कि अगर कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल से मैंने एनालिटिक ज्योमेट्री पढ़ा है, तो मैं अपने एंड पे पढ़ने के बाद एक बार सर के नोट्स रेफर करता था। उससे क्या आइडिया लगता था कि कोई टॉपिक तो नहीं छूट गया। जैसे फॉर एग्जांपल एसिम्प्टोट्स वाला जो टॉपिक था वो मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने अपनी इनिशियल प्रिपरेशन में छूट गया था मेरे से। कभी मैंने सर के नोट्स में कहीं रेफरेंस देखा था कि ये भी एक टॉपिक एग्जिस्ट करता है, फिर इसे मैंने पढ़ाई की थी। और पिछले शायद 2 साल में इससे सवाल आए हैं, एसिम्प्टोट्स के ऊपर सवाल आए हैं, तो मैं कंफर्टेबल था उसमें। और जो मेरे दोस्त साथ में कर रहे थे कुछ मैथ्स वाले, उनको ये सवाल नहीं आते थे क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में कवर नहीं था, स्टैंडर्ड नोट्स में कवर नहीं था। तो इस तरह से मैं सिर्फ अपने एंड पे पढ़ाई करता था, सर के नोट्स एज अ गाइडलाइन या एज अ बेस मार्क यूज़ करता था कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। ऐसे चालू किया। स्क्रीन चेंज करनी है, ऐसे स्क्रॉल कर लूँ? ओके फाइन।
तो टाइमलाइन बना लेते हैं थोड़ी सी। 17 जुलाई 2020 से मैंने चालू किया था, लगभग दिसंबर तक 2020 में मैं 2-3 चीज़ें करता था बस। न्यूज़पेपर, आई स्टार्टेड विद द हिंदू फॉर अराउंड 3 मंथ्स, पर फिर मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा 1 महीने के लिए, एंड आई फाउंड इट रेलिवेंट, ज़्यादा अच्छे समझ में आता था मुझे इससे चीज़ें। सेकेंड वॉज, मैं अपनी जीएस पढ़ता था अराउंड 3 आवर्स। जो रिमेनिंग टाइम था वो सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ रहा था और कुछ नहीं पढ़ता था मैं। मैथ्स में सोर्सेज वगैरह बाद में अपने डिस्कस कर लेंगे, मैं डिटेल में बता दूंगा कैसे क्या किया था। और एक थे टेस्ट कॉपीज टॉपर्स की जो हैं, इसमें भी प्राइमरीली कनिष्क सर की ही फॉलो की थी, क्योंकि उनकी कॉपीज़ अवेलेबल थी उस टाइम, काफ़ी आराम से मिल जा रही थी मार्केट में। अभी रिसेंट में कोई किसी और की हो तो आप उनकी रेफ़र कर सकते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ सिर्फ। ये किया हूँ मैं, तो लगभग जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसमें मैथ्स के आंसर कितने थे आपके? वो जीएस के 3 ये रफली शुरू में 1.5 आवर्स लगता था मुझे, ये रफली 3 आवर्स होता था, बाकी मैं 6 आवर्स ट्राई करता था। कभी कभी जब जैसे जीएस कम हो जाता था तो ये 7 आवर्स तक चले जाते थे। क्यूमुलेटिवली अगर आप निकालिए तो 7 मतलब 6, 3, 9, 10, 10.5 घंटे की क्यूमुलेटिव स्टडी हो रही थी उस टाइम। फिर दिसंबर 2020 के बाद सॉरी 2021 आया, यहाँ से जून में प्रीलिम्स होना था उस टाइम, शायद जून 20, जो बाद में पोस्टपोन होके अक्टूबर में हुआ था, एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर इट करेक्टली 10 अक्टूबर को था शायद। इस पीरियड में क्योंकि ये पोस्टपोन हुआ था बीच में, तो ये महीने भी प्रीलिम्स में ही चले गए थे, और ये वाले टाइम में अब थोड़ा मैथ्स को रिड्यूस करके जीएस पे बढ़ा दिया था मैंने। पर दिक्कत ही हुई कि जैन से जून इज़ लाइक कि आप जीएस अकेले के हिसाब से, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, पर जीएस की स्टडी प्रॉपर करना जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मेरा हिस्ट्री वाला पार्ट छूट गया था, क्योंकि मैंने जनवरी से जीएस पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं अभी ये 3 घंटे में पढ़ रहा था, पर उससे सिर्फ बेसिक्स कवर हुए थे। प्रीलिम्स में थोड़े फैक्ट्स की भी ज़रूरत होती है, तो वो मिस हो गए थे। तो आखिरी वाले पार्ट में मेरे से हिस्ट्री छूट गई थी, ना मैं एंशियंट मेडिवल पढ़ पाया था, ना मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ पाया था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी नहीं पढ़ पाया था। ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया था मेरा। जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो मेरा प्रीलिम्स रफली 11 मार्क्स से मिस हुआ था, और उसका मेजर रीज़न था कि इन 3 सेगमेंट से जो अराउंड रफली 15 से 18 सवाल आते हैं, उसमें से 4-5 सवाल होते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने बेसिक रीडिंग की है तो। 4 से 5 सवाल बनते हैं, वो सीधे 8-10 नंबर का गेम होता है, उतने नंबर से मेरा प्री रुका था। बट फिर ऐसा था कि मैथ्स कर लेते हैं। मेरे 3 फोकस पीरियड थे, ये जो अक्टूबर से 2021 से जो पीरियड चालू हुआ था जिसमें मैं पढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था, मैं अराउंड जैन 2021 ये जो पीरियड था, इसमें मैं मैथ्स और अपने मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ने लगा था। मेंस में जैसे मैंने सोसाइटी पढ़ी थी सबसे पहले, जो मेरी छूटी हुई थी, मैंने ऐसे थोड़ा देखना चालू किया, और मैंने एथिक्स करी। पर इनसे भी सबसे पहले, इन सब चीज़ों से पहले मैंने एक चीज़ की, मैंने सबसे पहले अपनी हिस्ट्री की बेसिक रीडिंग कंप्लीट की। हिस्ट्री में भी सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की रीडिंग खत्म करी थी। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, रफली 3-4 महीने का पीरियड था ये। इसमें मैं मेंस के हिसाब से पढ़ रहा था, और साथ में ये जनवरी वाला पीरियड था, इसमें मैंने ली थी टेस्ट सीरीज मैथ्स की, क्योंकि मुझे अब चेक करना था कि क्या सीन है, कैसा मैं लिख पा रहा हूँ सही से या नहीं। इसमें सर से बात हुई थी मेरी,
एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब मेरा प्री नहीं हुआ था मैं सर के टच में था। मैंने शायद टेस्ट बहुत ज़्यादा लिखे नहीं थे प्रीलिम से पहले, लेकिन सर के टच में था मैं। और सर का कॉल आया था प्रीलिम्स वाले दिन कि नहीं हुआ है, और हमने थोड़ी सी बात करी थी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करना है। मैं ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी मैंने, और मैंने अच्छे से फुल लेंथ टेस्ट देता था मैं, और मैं उसी हिसाब से दे रहा था कि मुझे मेंस में अगर अपीयर होना होता तो मैं कितनी शिद्दत से अपना ऑप्शनल ख़त्म कर रहा होता। बाकी रेलिवेंस वगैरह टेस्ट सीरीज़ की उसके धीरे धीरे आएंगे, पहले अपनी क्रोनोलॉजी थोड़ी सी ख़त्म कर लेते हैं। हमारा जनवरी तक हो गया पीरियड। अरे यार सॉरी, 2022 आ गई। फिर रफली फेब 2022 से मई तक, क्योंकि जून में एग्ज़ाम था, मेन जून के फर्स्ट वीक में ही। ये वाला था सिर्फ जीएस स्पेसिफिक एंड प्री स्पेसिफिक। इसमें मेन फोकस होता था कि रिवाइज करना है, टेस्टिंग करनी है, और फिर ये दोबारा जो टेस्ट की गलतियां उन्हें रिवाइज करना है। अपने अपने तरीके होते हैं। मेरे पास एक कॉपी थी इसके लिए A4 शीट्स की, उसमें स्टिकी नोट्स थे अलग अलग टाइम पे, तो उस पर लिखा रहता था ये पॉलिटी के क्वेश्चन है जो गलत हुए, ये इकोनॉमिक्स के हैं, ऐसे अलग अलग हेड्स बना रखे थे मैंने। मिससेलेनियस थे, कुछ एनवायरनमेंट के थे, तो मैं सिर्फ उन्हीं में नोट कर लेता था डायरेक्ट। और इसमें एक चीज़ मैंने की थी कि जो CDS या CPF के रेलिवेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराने नहीं, 2-3 साल के कवर किए थे मैंने, तो उससे और आइडिया लग गया था कि कैसे करने हैं 2-3 साल के सवालों से। इसके बाद जब प्रीलिम्स हुआ जून में, तब मैंने टेस्ट सीरीज दोबारा ली थी मैथमेटिक्स की, महितोष सर से ही, आर्यभट्ट आश्रम। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये वाली जो थी, ये मैंने उतनी डिलीजेंटली फॉलो नहीं करी है। ऐसा नहीं मैंने टेस्ट नहीं लिखे या कुछ, बट कहीं ना कहीं जब मैं पिछले साल कर चुका था ना ये वाले टाइम में मेहनत टेस्ट सीरीज में अपनी, तो मुझे लगता था कि मैथ्स तो मैं कर लूँगा, अच्छे से खींच लूँगा। तो मैं इसको पढ़ता था, बहुत अच्छे से पढ़ी है मैंने ये टेस्ट सीरीज भी। शायद कुछ टेस्ट छूटे होंगे मेरे, बट मैंने इसको अच्छे से कंप्लीट किया, अपनी गलतियों से लर्निंग से सीखा था। और मेरा इस वाली टेस्ट सीरीज में मतलब जो प्राइमरी अंतर है दोनों टेस्ट सीरीज लेने में, इसमें मैं फोकस कर रहा था अपने वीक पॉइंट्स पे कि लूप होल्स क्या हैं तैयारी में, मैं प्रेजेंट कर पाता हूँ या नहीं, लिख पा रहा हूँ कि नहीं। आंसर आने से मतलब नहीं होता ना, सिर्फ आपको लिखना भी आना चाहिए, उसका एक तरीका होता है। और अपने जो ऐसे टॉपिक जैसे मुझे फ्लूइड डायनेमिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स या मैकेनिक्स के कुछ पार्ट्स, ये मैंने छुए नहीं थे ढंग से, पढ़े नहीं थे इनसे, तो मैं इससे रिवर्स लर्न करने की कोशिश कर रहा था। मुझे सिर्फ बेसिक्स आते थे इन टॉपिक्स के, मैं क्वेश्चन से रिवर्स लर्न करता था। लेकिन ये वाली टेस्ट सीरीज में मेरा फोकस था प्रेजेंटेशन पे। जैसे अगर कोई A4 शीट है जिसमें वो आपके 2 साइड्स रहते हैं या क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, मैं कोशिश करता थी जो इक्वल टू हैं वो सारे ऐसे एक लाइन में दिखें, या फिर हेंस या कुछ ऐसे लिख के अपना आंसर कंप्लीट हो, फाइनल आंसर एक बॉक्स में हो, आखिरी में प्रूफ दैट QED जो लिखते हैं वो लिखा हो, या कभी कभी मैं ऐसे बॉक्स बना देता था जो एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। ऐसी कुछ चीज़ें मेरा था कि आंसर तो आ जाएगा, तैयारी भी ठीक ठाक होगा, ये सब प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। QED स्क्वाड एस डेमोन्स्ट्रेंडम, उसका एक फ्रेज है जिसका बेसिक मतलब होता है, या तो सिंपल भाषा में हेंस प्रूफ कह सकते हैं, या फिर टेक्निकल में बोलें तो दैट विच वॉज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड। ये चल रहा था उस टाइम तक। फिर टेस्ट सीरीज कंप्लीट की थी मैंने। ये जो अपना मेंस वाला टाइम था सितंबर 16 से चालू थे। बीच में बस एक दिक्कत हुई थी कि ये वाला जो फेज था जिसमें आपको 100 दिन मिलते हैं मेंस के लिए, अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये नॉर्म नहीं है,
ये मोर ऑफ अ वार्निंग है कि ये चीज़ें नहीं करनी है। मैं लगभग 40 दिन में बीमार था, आई वॉज इल। उसके बाद 20 दिन मैंने मैथ्स पढ़ा, और पढ़ा क्या, मैंने इसमें सिर्फ 1 पेजर नोट्स बनाए हर टॉपिक के। तो मेरे पे अराउंड 13 से 15 A4 शीट्स में पूरा सिलेबस कंडेंस था। वो चीज़ें जो मैं अटकता हूँ या जो मुझे दिक्कत कर रही हैं। सर वो 40 दिन आपने कुछ भी नहीं किया, एकदम जीरो था या कुछ कुछ पढ़ रहे थे? मैं पन्ने पलट रहा था। मैं इसमें बस इतना फोकस कर पाता था कि मुझसे सिटिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैं अगर आधा घंटा पढ़ लेता था तो मेरा 1 घंटा सर दर्द होता था, वैसा जोन था। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या किया मैंने। बाकी जो 30 दिन थे, रफली इतने हुआ ना, 60 30 90 डेज, 100 डेज मिलते हैं रफली। इसके आप 2 स्लॉट्स मान सकते हो। एंड ये स्टार्ट हुए थे 16 अगस्त, एग्जैक्ट 1 महीना पहले। हाँ, मेरा बर्थडे होता है, मैं अपने दोस्त के यहाँ था और उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि चलो कर लेंगे, कुछ ना कुछ करना है। अराउंड रफली 1 सितंबर तक मैं कर रहा था पढ़ाई। इसमें भी वही फोकस था। मैं 3 स्लॉट्स बना लिए थे मैंने कि अपना PYQs देखने हैं एक स्लॉट में। एक स्लॉट में जो टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, GS वाले टॉपर कॉपीज़ देखनी है, और एक स्लॉट में अपने 1 पेजर नोट्स बनाने हैं हर टॉपिक पे। और ये सब आपस में सिंक में चल रहा था, ऐसे नहीं सेग्रीगेटेड है। PYQs में जो चीज़ें रेलिवेंट लगी उनके नोट्स बनाए, उन्हीं नोट से अपने आंसर लिखने की कोशिश की, उसे टॉपर्स नोट से सिंक किया। तो ये 3 चीज़ें सिंक में चल रही थी। 1 सितंबर को मेरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया था जिसमें मैं अपने डिजिटल नोट्स बना रहा था। और इट वॉज एट दिस मोमेंट कि आई वॉज ब्रोक, कि अब 15 दिन बचे हैं, 40 दिन वहाँ लूज़ कर ही दिए थे, मैथ्स 20 दिन में ख़त्म किए। इन 15 दिनों पर फिर दोस्तों और कुछ अच्छे दोस्तों का साथ मिला, उनकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट रहा बस कि चलो हो जाएगा। मम्मी पापा से बात की थी, घर चला गया था मैं 1-2 दिन के लिए। मैं 13 को घर चला गया था, 13 सितंबर को। एक बार घर वालों से मिला हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत डर लग रहा था उस टाइम। नोट्स भी नहीं थे मेरे पास कुछ भी पढ़ने को, बट फिर दिया, फिर जो भी हुआ गॉड्स ग्रेस थी। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली अगर आप मेरे मार्क्स भी देखेंगे ना, तो मेरे मैथ्स की वजह से ही बाय एंड लार्ज मेरा सिलेक्शन हुआ है। इट हैज़ रियली पेड मी ऑफ। और अच्छी बात ये थी कि जो मैंने शुरू में 6-7 महीने अच्छे से घिस लिए थे, टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिला के, तो उसकी वजह से मैं आखिरी में 20 दिन में भी कवर कर पाया था उन चीज़ों को। जो आप वो 40 दिन का पूछ रहे थे, उन 40 दिन में क्या हुआ, उन 40 दिन में 2-3 चीज़ें करता था मैं, जिसमें दिमाग कम लगे, क्योंकि मेंटली बोर्ड में ले नहीं पा रहा था बहुत ज़्यादा लोड। मैं न्यूज़पेपर की हेडलाइन स्किम करता था उस टाइम, कि बस मैं टच में रहूं कि हाँ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है वो तो नहीं पता मुझे, पर हाँ कुछ तो हो रहा है, उतना फील में रहूं, कुछ हेडलाइन में रहूं। और मैं बस स्क्रॉल करता था टॉपर्स कॉपी, पढ़ता नहीं था मैं सिर्फ स्क्रॉल करता था कि अच्छा ये लिखा है वो लिखा है। इससे 2-3 चीज़ें हो गई थी। एक तो लिखने का तरीका समझ में आ जाता है कि फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, जैसे कोई स्कीमेटिक्स बनाते हैं लोग, ऐसे ऐसे लिंक कर देते हैं, इससे ये इससे ये, कोई ऐसे साइड में करके ऐसे छोटा सा इंडिया का मैप बना देता था, है ना। ये मैप बनाना सीख लेना, बहुत काम आता है। हर कोई अपना अपना कुछ कर रहा है। कोई ऐसे बॉक्स बना के ऐसे मिनी केस स्टडी लिख देता था, मिनी केस स्टडी, और यहाँ छोटे से मैं ख़त्म कर देता था चीज़ें। मैप बना तो ये ध्यान रखना बस कि नीचे वो लेबलिंग कर देना कि फिगर रिप्रेजेंट्स टू वोट है क्या, नहीं तो सिर्फ मैप बना दे तो थोड़ा सा गंदा सा लगता है वो। एक ये आ गया था कि टॉपर्स लिख क्या रहे हैं, और एक आइडिया आ गया था कि हर टॉपर को सब कुछ नहीं आता, कुछ क्वेश्चन सब ऑप्टिमल दिखते हैं और वो नेचुरल है। जो उससे एक डर खत्म हो गया था कि मुझे सारे आंसर बहुत अच्छे लिखने हैं। आई वाज लाइक कि नहीं लिखने हैं, कुछ आंसर अच्छे लिखने हैं, कुछ एवरेज भी होंगे तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बस इसमें 2-3 डिस्क्लेमर दे दूं मैं, फिर अपन क्वेश्चंस इनवाइट कर लेंगे। मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ रही,
क्योंकि मुझे वो पसंद थी और पसंद है। आई वॉज पैशनेट अबाउट इट। मेरे स्कोर्स कॉलेज ग्रेड से ही अच्छे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो थोड़ी गाइडेंस या जो मुझे इनिशियल स्टेजेस में चाहिए थी, क्योंकि मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी मैथ्स में, जो गाइडेंस चाहिए थी वो कनिष्क कटारिया सर के नोट्स के फॉर्म में मिल गई थी। बट ऐसा जैसा कि सर ने खुद भी बोला है, उनके नोट्स आप अगर प्रिंट आउट निकाल के डाउनलोड करके पढ़ लोगे कुछ काम नहीं आएंगे। वो नोट्स सिर्फ इसलिए कि जैसे मैंने किया था, मैं अपने पढ़ता था, जो टॉपिक्स देखा कि सर के नोट्स में है मेरे में नहीं है, उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। उस पर्पज से यूज़ करो तो बहुत अच्छे नोट्स हैं। बाकी आजकल थोड़ा हो गया है ऐसे कॉपी पेस्ट और डाउनलोड या प्रिंट करके हम काम चला लेते हैं। देख लेना, मतलब आई वोंट रिकमेंड, और इसी वजह से मैं अपने खुद के नोट्स शेयर करता नहीं हूँ कहीं। आप बनाओ, कनिष्क आपको रेफरेंस चाहिए, ये नोट्स हैं, कोई इशू नहीं आएगा। बहुत अच्छे नोट्स बनाए सर ने। बस ये कॉपी पेस्ट मत करना, अपने नोट्स बना लेना। सेकेंडली मेरी कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से मैं सिर्फ 20 दिन दे पाया मैथ्स पे, प्री और मेंस के बीच में। प्री और मेंस के बीच में मैं सिर्फ 20 दिन दे पाया। वो मेरी आउट ऑफ कंपल्शन था, वो मेरी मजबूरी थी। इट वॉज नॉट अ चॉइस आई मेड विलिंगली। आपके पास समय हो तो ढंग से पढ़ना, समय देना, वो क्योंकि टाइम लगेगा। चूज टू गिव मोर टाइम। अगर आप 40 दिन भी देते हो तो वर्थ इट है ऑप्शनल पे। मतलब जैसे अगर मुझसे अभी कोई पूछे, अगर 90 दिन जब बचे हुए हैं, लगभग 90 डेज ही बचे हैं ना अभी एग्जाम में, मेंस में, मैं शायद 40 दिन अपने ऑप्शनल को देता अगर मैं अब तैयारी कर रहा होता और मेरी तबीयत वगैरह ठीक होती। मैं 20 दिन ऐसे और एथिक्स के लिए रखता, क्योंकि थोड़ा सिमिलर सा है, आपको सोचने पड़ता है इन चीज़ों में। बस सिमिलर सी आपको केस स्टडीज, डेफिनेशन दोनों के लिए साथ में प्रिपेयर हो जाती हैं। और 30 दिन रबली में GS1, GS2 और GS3 के लिए देता। अभी तो मैं ऐसे करता अगर मैं इस साल कर रहा होता तो। बाकी बस इतना ध्यान रखना कि मेरे संग हो गया 20 दिन में मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मैं पहले घिस चुका था, मेरा इंक्लिनेशन था, मैं कह सकते हैं नेचर गिफ्टेड था, थोड़ा स्मार्ट था मैं मैथमेटिक्स में। आपके पास ज़्यादा समय तो बिल्कुल देना। सिर्फ 20 दिन का टारगेट लेके चलोगे, नहीं हुआ तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शनल ब्रेक कर देगा पूरी प्रिपरेशन को। आप GS में कितना भी अच्छा ले आओ, ऑप्शनल में अगर बिलो एवरेज रह गया तो सब खत्म ही है लगभग। आप बहुत बहुत हार्ड है आप उसके बाद अगर लिस्ट में बना पाओ। बाकी अब तो उस 20 दिन में आपने क्या मतलब सॉल्यूशन पहले से लिख के रखा था या फिर बुक से आप प्रैक्टिस करते थे? क्योंकि बहुत दिन हो गया तो भूल जाओगे ना सब क्वेश्चन वगैरह कैसे बनाना है। हाँ, वेरी गुड तो क्वेश्चन। आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन हाथ से लिख के रखे थे या बुक पढ़ते थे, क्या करते थे? अच्छा, इसके लिए दो बातें हैं। उन 40 डेज में मैं 20 दिन में मैथ्स कैसे मैनेज किया बीच में ना, वो यही सवाल है ना मेजरली। क्योंकि वो तो भूल जाते हैं ना। हम्म। आपने प्री के पहले भी नहीं किया होगा, 40 दिन में भी नहीं किया, तो लगभग 100 दिन आपने किया। पहली बात थी मेरी सोर्सेस, जो काफ़ी अनकन्वेंशनल कह सकते हैं इन मोस्ट केसेस। ये मेरी डिग्री थी, इससे रफली मेरा 40-50% सिलेबस देखा हुआ था। ऐसा नहीं था मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा था उसे, आई वॉज फेमिलियर विथ इट। मैंने बुक्स इन टॉपिक्स लिए जो इनमें कॉमन थी उसके लिए कोई नई बुक रेफर नहीं की है। जो भी चलती हैं, जैसे मलिक एंड अरोरा पढ़ते हैं, ये सब कृष्णा सीरीज जो भी आती हैं, मैं सिर्फ वही किताबें पढ़ रहा था जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ रखी थी। और मैं इसके बाद PYQs लगाता था सीधे। मैंने अपनी बुक से देखा, PYQs लगाए, मेरे से बन रहे थे। मुझे ऐसा था कि कोई ज़रूरत नहीं ज़बरदस्ती फालतू किताबें उठाने की और ज़्यादा। वो बहुत अच्छी किताबें होंगी, मेरे लिए ज़रूरी नहीं थी, मैं कंप्लीट कर चुका था। रफली 30% सिलेबस जो था वो थोड़ा फेमिलियरिटी का था गेम। जैसे कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह पढ़ते हैं, उसमें मेजर हिस्सा यहाँ कवर्ड है।
कुछ चीज़ें अलग से पढ़नी पड़ती हैं, जैसे मिलने थॉमसन मेथड है या वो कॉची रीमन के आगे एप्लीकेशंस हैं, कॉन्टूर इंटीग्रेशंस हैं, वो सब मेरे लिए फैमिलियर था, पर उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए थी मुझे। तो उसके लिए मैंने ऐसे डाउनलोड किए थे इधर उधर से मटेरियल्स और उनसे क्वेश्चंस लगा लिए थे बस। जैसे आजकल क्या है ना, कंपाइलेशन मिल जाता है कि क्या बोलते हैं, टॉपिक वाइज PYQs, और इसमें IFOS के भी दिए हुए होते हैं, तो एक क्वेश्चन बैंक काफ़ी डाइवर्स हो जाता है। तो उनसे प्रैक्टिस हो गई थी, तो ये चीज़ थोड़ी सी सॉर्टेड हो गई थी। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, मतलब अल्टीमेटली गेम क्वेश्चंस का है मैथमेटिक्स में, आपने कितने तरह के देख रहे हैं, आप कितने तरह के लगा पा रहे हो। ये वालों में मुझे कभी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री है वो मेरी, तो वो तो उन पर टिप्स पे थी वो चीज़ें मेरे। इनमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। फिर जो बाकी 20% बचा ना, उसमें 10% ऐसा है जो मैंने आज तक ढंग से नहीं पढ़ा है। ढंग से नहीं पढ़ा यानी नेवियर स्टोक्स हो गई, या जो बर्नूलिस के हैवी क्वेश्चंस आते हैं ना आगे चल के, मैंने देख रखे हैं, मुझे सॉल्यूशन दे दो मैं समझ जाऊंगा क्या किया है, बट मैं खुद से नहीं कर पाता, वो अभी भी नहीं कर पाता मैं। और जो 10% था फिजिक्स वाले टॉपिक्स थे वो, इसमें थोड़ा सा मैं रिलेटिवली ईज पे था, क्योंकि जो मैकेनिक्स में कोई सवाल आ रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये सब करना है, वो पता नहीं कैसे जो मेरी 12th की फिजिक्स थी उसमें हम कर रखे थे वो सब। तो मैंने एक बार वो चीज़ें देख ली थी कि उस टाइम कैसे करते थे। तो जो होता है ना उसमें बेसिक गेम ही रहता है ना, आप एक एलिमेंट बना पा रहे हो किसी भी बॉडी का, जैसे एक्सिस के अबाउट लेनी है, एक बार जो फाइनल अगर ऐसे DI बन गया आपका किसी भी टर्म्स में, फिर उसको इंटीग्रेट करना रहता है। इंटीग्रेशन करना सबको आता है। ये जो एलिमेंट ये कैसे बनाते हैं, ये मैंने अपनी 12th की बुक से एक बार दोबारा रेफर किया था। उसमें भी बहुत ज़्यादा केस नहीं है, बाय एंड लार्ज सब सिमिलर चलता है। कुछ कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे होलोस्फीयर है, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, उसका एलिमेंट कैसे बनना है। कोन का थोड़ा सा देखना पड़ता है, कोन के एलिमेंट्स कैसे बनाने हैं। एक बार वो एलिमेंट बनने सीख जाते हैं ना, तो मैकेनिक्स का काम आसान हो जाता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, यही जो 50, 30 और 20 वाला वेटेज है, इसमें मेरा ब्रॉडली ये था 50%, 30%, 20%। इसमें भी जो 10% मैंने बोला मैंने टच किया और नहीं किया है। ये थी मेरी स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर रखी हैं ये चीज़ें, ग्रेजुएशन की वजह से। और इसमें मैं लाता था मैं मार्क्स, यहाँ से मेरे मार्क्स निकलते थे कि ये तो मैं गलत नहीं करूँगा किसी हाल में। लेकिन इसके लिए फिर क्या है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप मिस्टेक्स ना करें, जो जिन्हें हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं ना, जो बहुत नॉर्मल होती हैं कि हाँ ये तो पढ़ा है, आंसर ले ही आएंगे, मार्क्स बन ही जाएंगे। वो वाली गलतियां बहुत होती हैं उधर। जैसे कैलकुलस आता है इसमें, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, एक एलिमेंट इधर को उधर आंसर गया। ऐसे टॉपिक, ये वाली जो स्ट्रेंथ टॉपिक्स हैं, जनरली आपको पेपर 1 में मिलेंगे। मेरा एक थोड़ा सा इंक्लिनेशन रहा, मेरा जो मॉडर्न अलजेब्रा जो दिक्कत करता है वो मेरी स्ट्रेंथ थी। वो मुझे कॉलेज ग्रेजुएशन में मैं लगभग 2 सेमेस्टर पढ़ा हूँ, और मुझे वो इतना पसंद था कि मुझे कभी दिक्कत हुई नहीं मैथ्स में। इसमें जो आता है आपकी नहीं होगी, वो अपने हिसाब से सिलेबस में एडजस्ट कर लीजिएगा आप। 30% जैसे मेहनत करनी पड़ी, उसमें आते थे थोड़े से इस टाइप के टॉपिक, ODE है, PDE है, एनालिटिक ज्योमेट्री है। एनालिटिक में लास्ट वाला पार्ट जो है कोनिकॉइड्स वाला, लाइंस और वो सब मुझे आते थे अच्छे से, वो स्ट्रेंथ में थे मेरे। जैसे लाइंस वाले जो पार्ट्स हैं वो यहाँ थे। एनालिटिक में जो कोनिकॉइड्स वाला पार्ट है, ऐसा नहीं था मुझसे बनते नहीं है, मैं पढ़ लेता था, बन जाते थे, समझ भी आ जाते थे, पर उन्हें बार बार देखना पड़ता है। ODE PD में अगर आपको फॉर्म पता है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं पता तो आप घिसते रहो, वो नहीं बनेगा सवाल। तो इसमें ये प्रैक्टिस मांगता है। ये लास्ट पार्ट वो है जैसे स्मार्ट वर्क या जो भी कहते हैं, ये वाला तो मैंने छुआ ही नहीं, जैसे मैंने बताया, बस देख रखा था। नेवियर स्टोक्स, जैसे इसमें जो लास्ट वाला पार्ट है, नेवियर स्टोक्स जो है उसकी एप्लीकेशन, जैसे शायद पिछले 10 साल में एक आध सवाल आया है उससे। 2013 में लास्ट। हाँ वही बर्नूली के जो एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं, जो जिसमें इक्वेशंस प्रूव करने बोलते हैं, लंबी लंबी सी जो इतनी बड़ी बड़ी आती हैं, रो प्लस समथिंग समथिंग कर करके, वो बहुत मेहनत खाते हैं। तो मैं उनको ढंग से नहीं छुआ था, ये मेरी स्ट्रेंथ थी नहीं, मैं इनको करके भी नहीं जाता था ढंग से। एक बार पन्ना पलट लिया, ये रहता था प्रॉपर लक का गेम कि मैंने जो सवाल देखा है वो आ गया तो आ गया, नहीं आया तो छोड़ दूंगा मैं। ये जो 10% आता था ना, इसमें आते थे वोर्टेक्स हो गया, सिंक हो गए,
या स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स के कुछ हार्ड टॉपिक्स हो गए, जैसे जो कैटेनरी वाला सवाल आया है इस साल भी आया, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था, वो बहुत टाइम मांग रहा था वहाँ पे मेरे से। इसमें मेरा इतना होता था कि इसमें 10 मार्कर्स लायक तो प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे काम आई थी शीट्स, मैंने सर से शीट्स मांगी थी अलग अलग, महितोष सर से। ये वाले जो टॉपिक्स थे और ये ओडी पीडी के जो कुछ स्पेशल फॉर्म्स वाले टॉपिक थे, इनको मैंने शीट से कवर किया था मेजरली, क्योंकि जो बुक्स हैं एमडी राय सिंघानिया वगैरह मैं उन्हें देख रहा था, पर वो बहुत बल्कि हो गई थी पढ़ाई के हिसाब से, बहुत ज़्यादा बल्कि। तो मोटा मोटा मैं ऐसे किया था, जिसमें ये आखिरी का मतलब ये जो परसेंटेजेस हैं ये रफ हैं, ऐसे एग्जैक्ट कुछ फिगर्स मैंने निकाले नहीं है, मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ कि डिसेंट पोर्शन मेरा कवर था। कुछ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, कुछ बाय डिफॉल्ट छोड़ा है, और कुछ बस इतना था कि 10 मार्कर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वो कंपलसरी में आ जाता है। अभी रिसेंट में आ रहे हैं इन टॉपिक्स में से एक आध क्वेश्चन आपको कंपलसरी पार्ट में मिल जाता है, ऐसे चलता था मेरा। अब आपका जो सवाल था 20 डेज, मैंने नई किताबें नहीं पढ़ी हैं बिल्कुल अपनी जर्नी में। मैंने कॉलेज की जो किताबें थी उनको आगे एक्सटेंड किया है। उनको एक्सटेंड करने की वजह से ये 50% पोर्शन पे मेरा टाइम लगा नहीं बहुत ज़्यादा। 30% और ये वाला जो पोर्शन है जिसमें सिलेक्टिव स्टडी करनी थी, वो मैंने शीट से और रिवर्स लर्निंग से कंप्लीट कर लिया था। इसमें टेस्ट सीरीज़ की रेलिवेंस थी, बाकी ये तो छोड़ना था ही, छोड़ दिया। सर जिनका मॉडल अच्छा नहीं है तो स्ट्रेंथ कैसे बन जाए, आपके जैसे कैसे हो जाए? कुछ तो जैसे आपने भी तो कभी स्टार्ट किया होगा ना जीरो से, तो यदि मैं रेडी हूँ मेहनत करने के लिए तो क्या करने से वो सिर्फ अच्छा हो जाए? कुछ टॉपिक्स टाइम तो लगता है। समझ गया मैं। मॉडल अलजेब्रा में ना प्रैक्टिस का गेम थोड़ा कम है। वो प्रैक्टिस वैसा नहीं उसमें चाहिए, नहीं चाहिए, रिलेटिवली थोड़ी सी कम चाहिए, उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब जैसे मैंने जो डेवलप किया विच इज़ लाइक मैंने 2 सेमेस्टर पढ़ा उसे, विच इज़ रफली मैं 1 साल मॉडर्न पढ़ा हूँ किसी ना किसी फॉर्म में। और मेरे एक टीचर थे कॉलेज की, लक्ष्य सर थे, लक्ष्य बत्रा, उनको पढ़ाने में ही मज़ा आता था। तो उनकी जो बॉन्डिंग्स बनी थी ना उसकी वजह से डेवलप हुआ है वो। ये वैसे ही सवाल है कि किसी को हिस्ट्री नहीं पसंद तो क्यों नहीं पसंद, या किसी को पॉलिटी पसंद है तो क्यों पसंद है, एक कनेक्ट की बात होती है। जैसे ये जो सर थे ये हमें अलग अलग चीज़ें नहीं बताते रहते कि कहाँ यूज़ होता है, रूबिक्स क्यूब की कुछ इंक्लिनेशंस होती हैं उसमें मॉडर्न अलजेब्रा का यूज़ है, तो उससे थोड़ी क्यूरियोसिटी बनी रही। प्लस इनका जो पढ़ाने का तरीका था वो थोड़ा अच्छा था, नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ाई इन्होंने, लेकिन उस जो जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज करते थे ना कंटेंट, वो बहुत अच्छा था। प्लस द बेस्ट थिंग अबाउट हिम वाज कि ये व्हाट्सएप डाउट लेते थे। आपको कुछ दिक्कत आ रही है आप भेज दो, या आपको रात में करेंगे, अगले दिन करेंगे, आपको सॉल्व करके भेज देंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग जो होना चाहिए मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ में, टीचर के संग पर्सनल बॉन्डिंग हो। लक्ष्य बत्रा सर ने कि शायद इन्हीं की वजह से है कि मुझे मॉडर्न अलजेब्रा आज भी बहुत पसंद है और मैं अभी भी उसको एंजॉय करता हूँ पढ़ने में। एक पॉइंट तक आप कर सकते हो, जैसे ग्रुप्स वगैरह है ना जो, वो फिर भी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। जब वो ग्रुप एक्शन और रिंग्स फील्ड्स आ जाती है वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर आप ध्यान से पढ़ो तो फील्ड्स में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, पर उसके क्वेश्चन ईजी आते हैं अभी रिसेंट में, एक्सेप्ट जो एम्बेडिंग वाले क्वेश्चन वो 2-3 साल में पूछ लेते हैं। एम्बेडिंग क्योंकि मैंने कवर नहीं करी अभी तक, मुझे रेलिवेंस लगी नहीं, 3 साल में एक सवाल आ जाता है पर ऑप्शनल पार्ट में आता है, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लग रहा था मुझे पढ़ने के हिसाब से। बाकी जो ग्रुप्स वाले हैं इसको आप डिसेंट प्रैक्टिस कर लो ना तो आपको फीड मिल जाती है किस तरह से करना है, क्या करना है, पैटर्न्स हैं उसमें। जैसे एक वाला क्वेश्चन आता है शायद a की पावर 32 इज इक्वल टू e, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना, a स्क्वायर जो भी आता है वो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है, उसको करने का एक डेफिनेट पैटर्न है जो बहुत फन है वो पैटर्न पकड़ना। उसको देखो, कुछ बेसिक्स हैं इसमें, इतना कुछ ज़्यादा वैसा मुझे लगा नहीं। अब बुक रेफर आप बताओगे जो आपने की हो, easy- मेरी तो गैलियन ही रहती थी कॉलेज टाइम से, वही पढ़ी है। लोग जैसे Alien समझ नहीं आता है, खरीदा हूं लेकिन पढ़ता हूं तो लगता है कि क्या शॉर्टकट में लिख दिया हाँ शॉर्टकट है, वो काफ़ी डेंस किताब है इसलिए है। उसमें जिसका जीरो है लेवल उसको फिर समझ ही नहीं आएगा। गैलियन के लिए टीचर लगता है। एक और किताब लोग जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे आयन हर्स्टीन, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो तो और भी ज़्यादा कंडेंस और डेंस किताब है, वो और भी ज़्यादा थियोरेटिकल है। यार मैंने देखी नहीं है पर वो काफ़ी रेप्यूटेड बुक है मार्केट में। मैं शायद इसलिए कि उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रखे, मैं एक बार देखा तो उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। गैलियन में थ्योरी बहुत ज़्यादा, वो आपको पढ़ाता है, सोचता रहता है, फिर इकट्ठे क्वेश्चन दे देता है। आर कुमार का अप्रोच उल्टा है,
कि वो आपको थोड़ा सा थ्योरी देके फिर क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन, क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। तो आप अपने हिसाब से देख लो। मुझे क्योंकि थ्योरी पढ़ना पसंद था कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन तो बना लेंगे बाद में उस हिसाब से। अगर आपको नंबर के हिसाब से चाहिए तो आर को मार उठाओ उसमें, लेकिन फिर वो वाली मेहनत कर लेना कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, क्योंकि ऐसे हर क्वेश्चन लगाते रहोगे तो किताब बहुत कभी खत्म नहीं होने वाली, बहुत मोटी किताब है वो भी। और वो सिर्फ ग्रुप पे मेजरली फोकस्ड है, वो रिंग्स वगैरह शायद उसमें लेट में आती हैं, मैंने देखी नहीं है इसलिए। तुम्हारी भी 2 बुक आती है, ग्रुप थ्योरी, एक रिंग। हाँ, वो इसी चक्कर में बोल रहा हूँ, मैंने देखी नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ उसके बारे में कुछ। बाकी वो रेप्यूटेड किताब है, उसमें सवाल अच्छे दिए होंगे डेफिनेटली, पर आप चूज़ कर लेना क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। सिर्फ मॉडर्न में इतना टाइम लगा दो, बाकी टॉपिक छूट जाएंगे। पूछो। सर एक मेरा डाउट है कि जैसे मैथ्स के मैं स्कोर्स देख रहा था लोगों के, जो जिनका मेंस हुआ, क्लियर या नहीं हुआ, बहुत सारे लोग 250, 270, 240 इस रेंज में रह जा रहे हैं, जिनके पहले 200 से ऊपर आते हैं। तो आपने 300 स्कोर किया, आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस रहा होगा उनके ग्रेड्स में और आपके अप्रोच में कि आपका स्कोर एक रेप्यूटेबल अच्छा है? ये क्वेश्चन है। हाँ मतलब सर 270, 280 का बैरियर क्रॉस होते हुए मैंने मार्क्स सुने नहीं, बहुत कम लोगों ने सुने। अब यार फ्रिक्वेंट, मतलब बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे नहीं आइडिया। द बेस्ट थिंग यू कैन डू, वो आप पता कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। आप मेरी कॉपीज़ ले लेना मुझसे, टॉपर्स कॉपी जो कहते हैं। मैं नहीं तो मेरा एक मुझे एक गिफ्ट किया एक वेब पेज, उस पर अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आप सर से ले लीजिएगा जैसे भी हो, उनसे टॉप कॉपीज़ डाउनलोड कर लेना। आर्यभट्ट आश्रम की कॉपीज़ लिखी है मैंने, तो वो सीखी है मेरे पास। ये फ्री है, इस पर जाके बस अपना देख लेना, डाउनलोड कर लेना मेरी कॉपीज़, मैं अपलोड कर दूंगा इस पर। और जिनके मार्क्स उतने आए हैं उनके आप कॉपीज़ मांग लीजिए, है ना, इनकी कॉपीज़ देख लीजिए, आपको शायद कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने नहीं देखी तो मैं कुछ कमेंट करूँ तो अच्छा नहीं लगता है ना। लैक ऑफ नॉलेज में कुछ भी बोल देना इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड। मैं अपनी कॉपीज़ दे दूंगा, इस पर फ्री में अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, मैं शायद कुछ दिन बाद दूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि। आप नहीं तो ले लीजिएगा, आर्यभट्ट आश्रम की ही हैं। और अगर हो सके या तो मैं पूरे कर दूंगा, पूरे ही टेस्ट अपलोड कर दूंगा, तो आप देख सको कि किस तरह से ग्रेजुएशन आया है, पहले कैसे लिखता था, आप कैसे लिख रहा हूँ, मार्क्स वगैरह वाले जो भी हैं मेरे पास पड़ी होंगी कुछ, उससे देख लीजिएगा आप। मैंने कुछ बुक्स रेफ़र करी थी टिट्स एंड बिट्स में, जैसे 3D के लिए शायद मैंने PN चैटर्जी सिलेक्टिवली रेफ़र की थी, बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट्स के लिए उसमें से, क्योंकि मुझे समझ में अच्छा आ रहा था। और भी किताबें चलती हैं मार्केट में शायद, तो मुझे उनका आइडिया नहीं। मैंने 2-3 देखी, मुझे PN चैटर्जी समझ में आई, पूरी नहीं पढ़ी मैंने, उसे भी सिलेक्टिवली पढ़ा। कोनिकोइड्स का एकदम लास्ट वाला सेगमेंट्स पढ़े। 3D वगैरह मेरे कंफर्टेबल थे तो उसमें दिक्कत आई नहीं, तो मैंने रेफ़र किया नहीं। अपने हिसाब से देखो, मतलब एक टॉपिक किया, उससे सवाल लगाए, PYQ से शुरू करना, टेस्ट सीरीज से मत जाना। अभी PYQs बन रहे हैं, वेल एंड गुड है, नहीं है फिर किताब देखनी है तो कौन सी देखनी है, कॉस्ट बेनिफिट कैसा है, बाकी टॉपर्स क्या बोल रहे हैं, वैसे देखना। बेस्ट वही है, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन या अगर आपका बैकग्राउंड है उन किताब से आगे कंटिन्यू कर सकें तो वो बेस्ट रहता है। सर आपका करेक्ट अटेम्प्ट कितना था दोनों पेपर में, मतलब जिसमें आंसर मैच हो जाए ऐसा? अच्छा हाँ, ये एक और बात अटेम्प्टेबिलिटी वाली पूछ ली। अब जैसे मेरा जो बायस रहता था ना अपने अंडरग्रेड डिग्री की वजह से, वो रहता था, मतलब हमारी जो डिग्री है बाय एंड डिफॉल्ट वो लार्जली थियोरेटिकल मैथमेटिक्स है। ऐसा नहीं हमें OD PD पढ़ाते नहीं हैं, पर मेजरली इट्स अबाउट ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचना कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैं जनरली अटेम्प्ट करता था प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दैम इज कि एक बार आंसर आ गया तो देखना ही नहीं है, हो गया ख़त्म, आ गया तो आ गया, बात ख़त्म हो गई। बाकी बची बात OD PD की, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जब वो हीट इक्वेशन वगैरह आती है ना, एक एलिमेंट इधर का उधर और पूरा आंसर बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, मैच भी नहीं करेगा असली आंसर से। सर हीट इक्वेशन में ऐसा हुआ क्या कि पेज कम मिला है, ऐसा सुनते हैं? किसमें? हीट इक्वेशन वगैरह जो क्वेश्चन रहते हैं, उसमें सभी बोलते हैं कि 3 पेज ही दिया था, नहीं हो पाया। मैं हाँ इसका मैं बता देता हूँ, ये मैंने कनिष्क सर से सीखा था, ये वाला मुझे भी शुरू में कम जगह लगती थी। तो जो 3 पेज होते हैं ना, ये मैंने कनिष्क सर की नोट से सीखा था। वो क्या करते थे ना, शुरू का पार्ट तो सबको पता ही है, वो अपन लेट करते हैं, U इक्वल्स टू कैपिटल X ऑफ X, कैपिटल T ऑफ T, फिर वो 3 केस बनाते हैं हम, उसमें जनरली 2 केस डिस्कार्ड हो जाते हैं,
फिर एक ये तो बहुत मंडेन एक्सरसाइज है कि ये तो हर क्वेश्चन में आएगी, हीट का आ जाए किसी का, इतना सवाल तो हर चीज़ में करना होता है। कोई कोई प्रॉपर कहता है कि ये एक्सरसाइज स्किप करके डायरेक्टली जा सकते हैं, उससे नंबर डिडक्ट होते हैं क्या? मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कनिष्क सर के से पढ़ा था, वो ऐसे लिखते थे तो मेरी भी नेचुरल स्टाइल में वही डेवलप हो गया था। मतलब हर बार शो करके ही जाते हैं। हाँ, तब उनकी अच्छी बात ये थी कि जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ आया है, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा होता था, वो ऐसे खींच देते थे लाइन, 2 पन्नों में तो करते ही थे कम से कम। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये जो थोड़ा सा रिलेटिवली वही रिपीटेटिव काइंड का है, तो वो लगभग मैं यहाँ तक करने लग गया था कि यहाँ करो, यहाँ इस पेज में कैसे भी ख़त्म करना है इसको, थोड़ा सा बीच में स्किप करना है, स्टेप जो करना करो। यहाँ से मेन कैलकुलेशन चालू होती थी। एक बार जो फाइनल फॉर्म बन गया आपका, फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाने होते हैं, जो 2/L इंटीग्रेशन लगानी होती है। एक इंटीग्रेशन यहाँ, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन यहाँ फाइनल आंसर कर लेता था। इसमें कम पड़ती थी तो इसमें भी खींच लेता था मैं लाइन। इसमें क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन जो एलिमेंट्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, इसको अगर अपन सीधे सीधे लिखें ना तो बहुत जगह खा जाते हैं, क्योंकि ये वाली स्पेस वेस्ट होती जाती है। वर्टिकल में जैसे 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ना काफ़ी जगह बच जाती है, स्पेशली इनिशियल में। हो सकता है आगे इंटीग्रेशन में ज़्यादा जगह लग रही हो तो वहाँ पे लाइन मत खींचो, वो जैसे जैसे करते हैं वैसे आइडिया लग जाता है। अब जैसे आपने पूछा तो मुझे रियलाइज़ हो रहा कि मैं ये चीज़ करता था, मेरे को एकदम नेचुरल फ्लो में बैठ चुकी थी वो। ये क्वेश्चन आया, पहला पन्ना तो डिवाइड हो रहा है, ये जो फाइनल फॉर्म आएगा उसको यहाँ या यहाँ पे कंप्लीट करके, अगर और जगह कम लग रही है तो एक लाइन और खींच लो, नहीं लग रही तो फिर नॉर्मल चलने दो। ऐसे करता था मैं। मेरे डाउट था इसमें, जैसे मैं जब लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ ना, वो टिकी चली जाती है। मैं समझ मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया, फिर कोई एलिमेंट है, कोई इंटीग्रेशन मेरी लंबी लिखी नहीं हो तो ऐसे खींच रहे हो तो ऐसे बना लिखती है, समझ रहे हो? समझ गया, मतलब ऐसे ना कि ये लाइन बनाई, फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट इंटीग्रेशन लंबी चाहिए तो लाइन ऐसी चली गई, ऐसा। हाँ, ऐसे। जब पहले लाइन खींच लीजिए। कि आपने कहा ना कि जो थर्ड पेज है हाँ। उसमें जगह कम पड़ी है तो लाइन बना लेना। कितने टेस्ट लिखे हैं अभी तक? अभी तक मैंने 3-4 लिखे। दोस्त अभी तो कम है ना, अच्छा, तो ये प्रैक्टिस से बैठ जाए। अभी पेंसिल से खींच लो। पेंसिल से। मैं शुरू में, अब जैसे मेरा तो हाथ बैठा हुआ है, मुझे पता है मेरे को कितनी जगह लेनी, मैं एक बार में अंदाज से खींच देता था और मैं पेन से खींच देता था डायरेक्ट। आपने क्वांटम में कितने टेस्ट लिखे होंगे अब तक सर? मैथ्स में टोटल हाँ, देखो टेस्ट की जहाँ तक बात है ना, मैं पहले जैसे कनिष्क सर के जो भी नोट्स, वो जो टेस्ट सीरीज उनकी देखी थी ना, जो फ्री में अवेलेबल थी उनके टाइम पे, तो उसमें उनके भी क्वेश्चन लगाता था मैं। मतलब ऐसे पूरे नहीं करता था कि देख लिया कि अच्छा हाँ रफ में कर लिया कि हाँ आंसर आ जाएगा या नहीं, तो उसके मैंने 7-8 टेस्ट ढंग से दिए होंगे। बाकी मैंने 2 साल आर्यभट्ट आश्रम से फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ली थी। तो उसमें जितने भी दोनों बार में 2021 में भी ली थी और 2021 में मेरा ये था कि प्रीलिम्स नहीं हुआ है पर तैयारी वैसे ही करनी है कि अब मैथ्स खत्म करना है, तो मैं सारे ये वाले टेस्ट बहुत शिद्दत से दिया हूँ। इसमें ऐसा था, इसमें मैं ये भी करता था कि जब कंप्लीट हो जाता था ना टेस्ट, सबमिट कर दिया स्कैन करके, कॉपी ऑनलाइन चल रहा था सब कुछ, मैं इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे ना उन्हें उन्हीं जगह में करके देख लेता था कि बन रहे हैं कि नहीं। एकदम बेस्ट फीलिंग हो जाती थी। टेस्ट भी सबमिट हो गया है, क्योंकि अब उसमें जगह तो खाली बची है, शीट में जब प्रिंट करते तब तो देखते नहीं है हम, तो उनको वहीं सॉल्व कर लेता। तो मैंने ये पूरे टेस्ट सॉल्व किए हैं, जो हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, मैंने इन वालों में तो शायद लगभग पूरे 8 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। हाँ, बस ये होता था कि जो 3 एडिशनल क्वेश्चन हैं इसमें लैंग्वेज वगैरह थोड़ी कम कर देता था, कैलकुलेशन वगैरह पूरी रखता था, फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करता था बस इसमें। सर ये फुल लेंथ वाले दिए आपने या सेक्शनल वाले दिए, चैप्टर वाइज वाले दिए? इसमें वो आते हैं ना, इसमें शायद वैसा रहता है ना, 4 सेक्शनल हैं, 1+ हर सब्जेक्ट के 2, 3 पार्ट वाले। वो 4 सेक्शनल ऐसे हैं शायद। पेपर 1 के 2 हैं, पेपर 2 के 2 हैं, ये भी दिए हैं मैंने, फिर फुल लेंथ भी दिए हैं मैंने। और ये जो सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा ये किया था मैंने, सेकंड अटेम्प्ट में ना मैं इटरेशन में देता था कि एक दिन में बैठा 9 से 11 जो 9 से 12 वाले में पेपर 1 का दिया, पेपर 2 का 2 से 5 दिया। एकदम प्रॉपर फील में था मैं मैथ्स में, तो इसी स्लॉट में देना, एक दिन में दोनों पेपर लिखने की आदत डालनी है। सबको रिवाइज भी इसलिए करते हैं नहीं तो उनमें दिक्कत आती है। नहीं, मेरा रफली ऐसा रहता था, लगभग जो गेम प्लान या जो भी कह लो, मेरा ऐसा रहता था कि मैं लगभग 4-5 दिन का अंतर रखता था टेस्ट में। तो मान लो आज रिवाइज किया तो कल कुछ नहीं करूंगा मैं मैथ्स से रिलेटेड, परसों देखूंगा एक बार फटाफट। मेरा वो चलता था, क्योंकि मतलब मुझे बहुत वो लगता है कि अभी दिन भर से टेस्ट दिया है, फिर मैं फीडबैक भी लूंगा ना उसका या टेस्ट पढ़ूंगा, तो मैं टच में हूं ना मैं उस सब्जेक्ट के, मुझे दिख रहा था, तो उसमें एक गंदा बायस हो जाता कि अच्छा हाँ ये तो आता ही है, ये तो हो ही जाता। 1-2 दिन का गैप आ जाता है तो सब ब्रेक हो जाता है, फिर दोबारा पढ़ो सवाल, दोबारा अटकोगे, फिर फीडबैक सही निकलता था उससे। मैं क्योंकि बीमार था इसलिए जीएस के मैं टेस्ट लिख नहीं पाया बहुत ज़्यादा,
बट उसमें भी मैं सजेस्ट तो यही करता हूँ कि अगर मैं इस साल लिख रहा होता तो मैं 4-5 दिन का गैप तो लेता, उतना ब्रेन को एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। मैं आज टेस्ट लिखूँ, आज ही रिवाइज करके अगले दिन फिर टेस्ट दे दूँ या एक दिन बाद फिर टेस्ट दे दूँ, तो दिक्कत होती है। अब बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं। और सर तो आपने जो प्रेजेंटेशन पे आपने फोकस करने को कहा, मैं लास्ट ईयर एक टॉपर का सुन रहा था, प्रीतम कुमार का, वो बोल रहे थे कि एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, कि एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो प्रेजेंटेशन का आप क्या होता है कि कितने मार्क्स को अपलिफ्ट करते हो या कितने कम करते हो? देखो प्रायोरिटी की बात है, मतलब वो सर कह रहे हैं, प्रीतम कुमार सर, वो भी सही कह रहे हैं। मैंने भी देखो ना, मैंने 2 टेस्ट सीरीज ली हैं। मैंने बताया ना, पहली टेस्ट सीरीज में फोकस किया था कि सवाल सही आने चाहिए, उसमें प्रेजेंटेशन पे उतना फोकस नहीं था कि हाँ ठीक है लिख देंगे जो भी है, पर एक्यूरेसी आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, रिवर्स लर्न करना है टॉपिक्स को। उस टाइम एक्यूरेसी का बहुत फोकस रहता था। सेकंड अटेम्प्ट में मेरे से सवाल बन रहे थे, जैसे इस बार का जो मेरा अटेम्प्ट था, शायद 500 में से मैं शायद 480 का तो मैं करके आया था अटेम्प्ट। एक शायद 20 नंबर का सवाल था, उसमें 2 पार्ट, उसमें एक पार्ट हो गया था, एक पार्ट मेरे से बन नहीं रहा था, तो उसको शायद मैं छोड़ के आया था या कुछ तो लिख के आया था उसमें, पर वो ऐसे रेलिवेंट नहीं था। तो लगभग आप मान सकते हो 10 नंबर का मैंने छोड़ा है इस साल। मैं मिलाता नहीं था कभी ऐसे, मैंने बताया ना प्रूव दैट अटेम्प्ट करता था, हो गया तो हो गया, तो मेरा एक अच्छा पोर्शन सही रहता था, प्रूव दैट है, क्योंकि जो बाकी ट्रेडिशनल वाली चीज़ें आई वो मैंने पहले टेस्ट सीरीज में कंप्लीट कर चुका था। पहली टेस्ट सीरीज में मेरा फोकस ये था ना कि ये जो अब मैं 480 अटेम्प्ट तक पहुंच रहा हूँ, तो आराम से करो ना भाई, इस पर एक्यूरेसी बढ़ा ही चुका हूँ मैं अपने एक अटेम्प्ट में, मतलब एक टेस्ट सीरीज में। दूसरी में भी आंसर स्कोर सही आ रहा है, बहुत रिलेटिवली माइन्यूट वो होती थी, जैसे ऊपर 2 लिखा है, नीचे कॉपी करते हैं 5 हो गया, ऐसी रिलेटिवली कहते हैं ना माइंडलेस वाली दिक्कतें हैं ये। वो जब उस जोन में जाते नहीं, हाँ पेपर देना है, उस जोन तक मैंने सही कर ली थी उनको कि हाँ ये कॉपी करने में दिक्कत नहीं हो रही। एक्यूरेसी होने के बाद मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट, अपने जो सेकंड वाला टेस्ट सीरीज, उसमें तो उसको बचा नहीं था एक्यूरेसी इंप्रूव करने का, मेरे सिली मिस्टेक्स कम थी, सब सही था, तो फिर मैं प्रेजेंटेशन पे चला गया था। तो एक प्रेजेंटेशन आपने खुद डेवलप की थी या कंसल्ट करके? कनिष्क कटारिया सर, कॉपीज देखो बहुत अच्छी लिखते थे वो, डायग्राम्स वगैरह भी बनाए उन्होंने। डायग्राम्स किस चीज में से? प्लेन का क्वेश्चन आया तो वैसे रफ डायग्राम बना देते थे। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को। हाँ। और सर आर्यभट्टा आश्रम से कैसे आपको और हेल्प हुआ थी? जब सिर्फ आप टेस्ट लिख के जमा देते थे तो फिर सर क्या करते थे? सिर्फ बता दिए कि हाँ आपका इतना मार्क्स आया, या फिर क्या करते थे? देखो ऐसे फेज की बात है, जब मैं अपनी पहली टेस्ट सीरीज में था ना, तो मैं सर से शीट्स मांग लेता था कि सर मेरे ये टॉपिक वीक हैं, मुझे आप इसके कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन दे दो जिनसे मैं शुरुआत कर सकूं। तो वीक क्वेश्चंस की शीट्स ली थी मैंने। इसमें मेरे पास एडवांटेज ये था कि मेरे वीक एरियाज ना उस टाइप के थे कि ओडी पीडी जो प्रैक्टिस वाले गेम होते हैं, मेरे वीक एरियाज वैसे रहे नहीं, जैसे एनालिटिकल ज्योमेट्री है या 3D सॉरी वो मॉडल अलजेब्रा है, वो कॉन्सेप्चुअल्स थे, वो मेरी स्ट्रेंथ्स थे। तो उस समय थोड़ी हेल्प ये हो जाती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, तो मैं सर के ऊपर रिलाई करता था बस अपने वीक एरियाज़ की जो क्वेश्चंस हैं ना उनको कवर करने के लिए। क्वेश्चंस कवर करता था मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती थी मेरे संग कि मुझे क्वेश्चंस मिल जाते थे अपने वीक एरियाज़ के, मैं उनको पढ़ लेता था, मेरा काम हो जाता था, मैं सीधे टेस्ट पे जंप कर सकता था। फर्स्ट फेज में ना सर 1-to-1 कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा थे मेरे सर के, ऐसे रेगुलर जब भी टेस्ट की कॉपी चेक होके आती थी नहीं तो सर साथ में कॉल करते थे कि ये है वैसा है, ओवरऑल कैसा चल रहा है, क्या चीज़ों पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन से मेरे वीक एरियाज़ हैं, उन वीक एरियाज़ के ऊपर सर जो क्वेश्चन देने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे। सेकेंड अटेम्प्ट तक मैं भी थोड़ा सॉर्टेड हो गया था। सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे टेस्ट सीरीज की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं, प्लस मैं बीमार था, तो इसकी वजह से बस ये अच्छी बात हुई कि सर की जो टेस्ट सीरीज थी ना वो टाइम पे चेक होके आती थी, बस वो बहुत सुकून था मुझे। सर क्वेश्चन की रिपीट होते थे, ऐसा हो रहा था कि क्वेश्चन रिपीट हो गए टेस्ट सीरीज से, या फिर मतलब कि थीम्स रिपीट हो जाती हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते जनरली। थीम्स ऐसे समझ रहे हो, अब जैसे मान लो लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है, उसने पूछा गिवन सेट इज अ बेसिस और नॉट, एंड इफ यस एक्सप्रेस दिस वेक्टर v एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर ui। अब ये थीमेटिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसी के मिलता जुलता कोई क्वेश्चन और आ गया
कि कैन एनी वेक्टर रैंडम वेक्टर वी बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ए आई यू आई, तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यू आई बेसिस हैं या नहीं है। अब कॉन्सेप्ट सेम है, थीम सेम है, अब इसको रेपिटेशन आप गिनते हुए नहीं गिनते उस पर डिपेंड करता है। थीम्स रिपीट होंगी हर टेस्ट सीरीज में होंगी, इवन एक्चुअल एग्जाम में होंगी। क्वेश्चन एज इट इज असली एग्जाम में भी हो जाते हैं, जैसे आई एफ ओ एस का अगर आप देखो तो एक आध क्वेश्चन 1-2 साल के लेग से आ जाता है। मतलब सिर्फ डेटा चेंज हो जाता है, जैसे ओडीएम पीडीएफ। डेटा की बात नहीं, कॉन्सेप्ट की बात है। अब ये जैसे बेसिस है कि बेसिस है या नहीं है, ये क्वेश्चन है, इसको करने एक तरीका है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं कितने भी सवाल बना लूँ वो थीम सेम रहेगी। इसलिए पीवाई क्यूज रेलिवेंट है, वो थीम्स पकड़ में आने लगेंगी। इसकी टेस्ट सीरीज की एक अच्छी बात ये थी, टेस्ट सीरीज की अच्छी बात बस ये थी कि पेपर थोड़े से मॉडरेट रहते थे, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड यानी जैसे जो 10 क्वेश्चन आते हैं कंपलसरी वाले, उसमें से मैं पहली बार में सीधे 8 क्वेश्चन तक पहुंच जाता था। 2 क्वेश्चन में अटकता था मैं, 2 क्वेश्चन नहीं बनते थे मुझसे उसमें। बाकी जो फिर 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने होते हैं, एक क्वेश्चन बहुत इजी मिल जाता कि हाँ ये तो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इजी टू लोकेट होता है वो। एक क्वेश्चन अगला ढूंढने में आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है, आप 2-3 में कंफ्यूज रहते हो कि ये करूँ या वो करूँ। ये थोड़ा सा मॉडरेट लगता है, इसको टाइम लगता है थोड़ा ढूंढने में कि एक आध क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जो लास्ट का एक क्वेश्चन होता है ना अटेम्प्ट करने वाला, वो बहुत मेहनत कराता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास सवाल बचते हैं ऐसे, मान लो आपने 3 सवाल चूज कर लिए, इसमें आपको काटना पड़ता है कि ये वाला तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को इसमें कोई आइडिया नहीं है। बाकी में ऐसा होता है कि 2 सवाल तो मुझे आते हैं, ये तीसरा हाथ डाल दिया, अब जिसका बन जाएगा वो कर लूंगा। इसके चक्कर में टाइम बहुत वेस्ट होता है कि आप अल्टीमेटली अटके एक सवाल में हो। अगर आपको ये क्लियर होता है कि ये वाला अटेम्प्ट करना है तो आप 2 सवाल करके सिक्योर करके इस पर दिमाग लगा सकते हो। इस एक सवाल के चक्कर में ये 2 सवाल अटके हुए हैं कि कौन से वाले के छूने हैं। तो मैं जब आर्यभट्ट आश्रम में जो मॉडरेट सवाल थे ना, उनसे ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बहुत कम सॉर्ट कर लिया था मैंने। मेरा ऐसा होता था कि मैं आखिरी जब एक सवाल बचता था, मैं अराउंड 45 मिनट्स लेके चलता था अपने पास। अब क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर वगैरह जो कहना कह लो होता है, मैं असली एग्जाम में 40 मिनट्स थे मेरे पास और मुझे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। मैंने आराम से 15 मिनट दिए इस सवाल को, लास्ट वाले दोनों सवाल बना के देखे जो मुझे छूना था कि या तो ये अटेम्प्ट करूँगा ये अटेम्प्ट करूँगा। मैंने आराम से इसमें इसको 15 से 15 मिनट दिए, एक सवाल बन गया। 15 मिनट डिसेंट टाइम होता है, अगर आपने देख रखा है 15 मिनट बना लोगे। 15 मिनट करके बाकी जो टाइम बचा 15-20 मिनट के बाद, 15-20 मिनट इसमें देके जो टाइम बचा उसमें ये दोनों बड़े आराम से खत्म कर दिए थे मैंने। तो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस बनती है, हाथ पे होना चाहिए। अभी तक नहीं करिए तो थोड़े से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक से देख लेना, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। सर आप किस क्रोनोलॉजी क्या थी आपकी अटेम्प्ट करने की? अच्छा। मैंने क्या देखा कि मैं जैसे कर रहा था कि सबसे पहले मैं कंपलसरी को खोजा दोनों सेक्शन के। अल्टीमेटली मैंने ये देखा कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना है किसी एक सेक्शन में से, तो पहले मैं एक यहाँ से किया, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से, अल्टीमेटली एक क्वेश्चन जो है दोनों में से डिसाइड कर लिया। अच्छा ओके। मैं ऐसा नहीं करता था, मैं आता था कंपलसरी वाले पार्ट पे आता था मैं पहले, उसमें मैं प्रेफर करता था क्वेश्चन 5 से शुरू करूँ। क्वेश्चन 5 के 3-5 पार्ट होते हैं, इन पे आता था। बन रहा है, छूट गया तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, मान लो सी पार्ट नहीं बना। फिर क्वेश्चन 1 पे आता था मैं, ABCDE। क्या होता है ना, शुरू में थोड़ा सा इनर्शिया रहता है हाथ में भी, तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं ना, फ्लो बन जाता है। क्योंकि 10 नंबर के हैं वो, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट पूछ भी नहीं पाते वो। 1-2 क्वेश्चन होते हैं उन्हें छोड़ो, आगे बढ़ो। यहाँ हाथ बैठ जाता है, राइटिंग बैठ जाती है, स्पीड बैठ जाती है। फिर जब पहला क्वेश्चन आता है ना, तो आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो ये, क्योंकि सबसे पहले यही जाते हैं नज़र में। इनको प्रेजेंट अच्छे से कर पाते हो, हाथ बैठ चुका होता है, मिस्टेक्स कम हो रही होती हैं, काटा पीटी कम हो रही होती है, तो यहाँ से एक बार शॉर्ट हो जाता है। मैं इसका टारगेट लेके चलता था रफली 1 घंटे का, विच इज़ वेरी लेस। थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलना चाहिए पर वो सही रहता है। 1 घंटा लेके चलो, 1-2 सवाल छूट गए आप पे, आपने फिर भी 1 घंटे में कर लिए। 1 घंटे में बेसिकली अगर 8 सवाल कर लिए मैंने इन 10 में से, विच इज़ गुड। बाद में हो जाएगा 2 सवाल जो छूटे हैं। इसके बाद आता था मैं एक क्वेश्चन से, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने बोला ईजी टू लोकेट, कि आपको एक सवाल तो क्लियर कर दिखता है कि हाँ ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे इसके तीनों पार्ट एकदम पूरे याद हैं, ऐसे बना दूंगा मैं हाल उंगलियों पे। ये बहुत आसान होता था। अगली इसमें मैं इनका सिंपल सा लॉजिक लेता है, 30 मिनट का रफ टाइमर दिमाग में लेके चलता था। फिर मान लो मॉडरेट वाला जो सवाल होता है ना, मैंने बोला मान लो 5 और 6 में थोड़ा सा अटक रहे हैं कि यार आते तो हैं, जैसे इनके
बना तो रखे हैं, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आ रहा कि यार एक आध स्टेप, मुझे प्रोसीजर पता है, कोनिकोइड्स का मुझे पता है, मुझे बस ये ध्यान नहीं आ रहा, जैसे मान लो 5th का जो सी पार्ट है वो पीडी का फंस गया। पीडी में 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है ऑक्सिलरी, जो लैग्रांजियस मल्टीप्लायर्स लेते हैं हम लोग, जैसे dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz लेते हैं, नीचे कुछ कुछ लिखा होता है p q r, एक इनके कुछ मल्टीप्लायर्स ले लो, एक कुछ और मल्टीप्लायर ले लो। मुझे इतना पता है कि मुझे एक मल्टीप्लायर तो मुझे पता है कि 1 1 से काम हो जाएगा या 1 1 x से काम हो जाएगा, दूसरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं टाइम दूंगा तो मैं बना लूंगा। तो इसमें वो टाइम लगता था कि इन 2 सवाल में मुझे आता तो है, थोड़ा सा अटक रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है। तो मैं 30 मिनट इसके लिए भी लेके चलता था, बट 35 मिनट भी लग जाए या इवन कभी कभी 40 मिनट लग जाए तो मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं होती थी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा, क्योंकि एक सवाल अटका हुआ है, बस वो रिकॉल की बात है कि अगर सी पार्ट का आधा सवाल आता है, आधा और रिकॉल हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म है, सीधा हो जाएगा मेरा एक बार में अटेम्प्ट। आखिरी दिक्कत होती थी आखिरी वाले में, जो मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 8 बचा हुआ है मेरा, या मान लो क्वेश्चन 3 बचा है, क्वेश्चन 2 बचा है, इसमें दिक्कत क्या होती है जनरली, मतलब मेरे संग जो होती थी, इसलिए मैं इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके चलता था, 40-45 मिनट की ट्राई करता था। बाकी पेपर, हर पेपर की अपनी डिफिकल्टी होती है। ये नंबर आप धीरे धीरे टेस्ट सीरीज से एक्सपेरिमेंट करोगे ना, बैठ जाएंगे। मुझे अपने पता होता है 30 मिनट का टारगेट लेके चलना है, अपना काम हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या होती है कि दो तो सवाल तो बन जाते हैं, जो तीसरा सब पार्ट होता है ना, वो यहाँ तो कुछ ऐसे होंगे कि इतना हार्ड पूछ लिया जो मैंने छुआ ही नहीं, जो मैंने कुछ टॉपिक छोड़ रखे ना 10% में, कि ये सवाल तो छू ही नहीं सकता मैं, कोई सेंस ही नहीं है, ये सवाल मैंने कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि इसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगना पड़ता था कि यार किसका रिकॉल आ रहा है, कौन बन जाएगा नहीं। इसलिए इसमें ये जो 45-40 मिनट है, इसमें 20 मिनट मैं लगभग इस थर्ड पार्ट को देता था, क्योंकि जैसे ये बना 20 मिनट में ये 2 सवाल तो मैं बड़े आराम से बना दूंगा, क्योंकि ये तो मुझे आते ही है। ऐसे करता था मैं अटेम्प्ट। तो कभी क्या होता है, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपने बताया कि आपको तीसरे पार्ट में दिक्कत थी, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में 2 पार्ट में दिक्कत होती है। एक तो क्वेश्चन हो गया जिसमें बिल्कुल नहीं आता, उसमें तो बिल्कुल नहीं आता तीसरा पार्ट, कभी कभी इसमें 2 पार्ट अटके होते हैं, एक पर होता है बहुत अच्छे से और 2 में होता है कि आप करने दोगे तो हो जाएगा। कुछ नहीं, अपना तो प्रैक्टिस से आएगा वो। कभी कभी मैं भी ऐसी काट देता कि मतलब ये पूरा आता है, इसमें 2 मेरे को हवा ही नहीं है, काट दो, कोई पॉइंट ही नहीं है। 10 नंबर छू के 40 नंबर का नुकसान करा बैठूंगा, इसलिए तो बफर टाइम इसके लिए ज़्यादा लिया। ऊपर 35-40 दिया है इस वाले को, ऊपर 30 मिनट चल रहा है टाइमर, इस वाले के लिए 40-45 मिनट इसलिए तो बचाया है आखिरी में। अगर सिंपल सा आप लॉजिक लगाओ, 2 कंपलसरी करने हैं, रफली 1 घंटे का काम वो है। जो अपने फिर 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हमें, एक में 30 मिनट ले लिए, एक में 35 मिनट ले लिए, एक में 40 मिनट ले लिए, 70 और 30 105 मिनट होते हैं। ये 105 यानी कि 1.5 घंटा और 15 मिनट है ना। 1 घंटा ये हो गया, इनका क्यूमुलेटिव 1.5 घंटा ये हो गया, कितना हो गया, 2.5 घंटा 15 मिनट हो गए। 15 मिनट तो अभी बचे ना। ये नंबर्स मेरे पर्सनल हैं, आप प्रैक्टिस करोगे आपके बैठ जाएंगे जो भी हैं। ये 15 मिनट कभी कभी ये होता था कि इसमें कुछ छूट गया, उधर इन्वेस्ट हो जाते थे। इसमें पता ना 8 ही अटेम्प्ट बन रहा है, नहीं बने, या कभी कभी ब्रेक करने के लिए मान लो मैंने कि यहाँ तक मैं पहुँच गया, मैंने अपना एक अटेम्प्ट कर लिया, मुझे लास्ट वाले में चूज़ करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता था। मैं जो इधर कंपलसरी में जो 1-2 सवाल छूटे ना उन पे चला जाता था, फिर वापस आता था इन पे। थोड़ा स्विच करते रहो दिमाग को, एक ही सवाल पे अटके मत रहो, जस्ट ट्राई टू मूव ऑन। बहुत हेल्प रहती है वो। अटक जाओगे तो बैठ ही रह जाओगे उस सवाल पे। और इंटरव्यू में क्या पूछा है मैथ्स के रिलेटेड या कुछ? मैथ्स में एक चीज़ पूछी थी, पर वो आपके लिए नहीं, वो मेरे डैफ से रिलेटेड थी। जैसे मैंने अपने कॉलेज टाइम में ना एक कंपटीशन होता है, माधव नर्चर कैंप बोलते हैं, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था। तो उनने पूछा था कि इस नर्चर कैंप में आपने क्या किया था और क्या सीखा था। ये मैथमेटिक्स से ओरिएंटेड होता है, जेवियर से अहमदाबाद में हुआ था शायद, उसमें गया था। तो बाकी ये पूछा, एज सच कोई ऑप्शनल से सवाल नहीं था, जो हम ट्रेडिशनल किताबें पढ़ते हैं या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उनसे कोई सवाल नहीं था। तो मेरा जीएस को लेके एक सवाल था, मैं आपके मार्क्स देख रहा था, हर जीएस में काफ़ी अच्छे थे, और प्रोवाइडेड जैसे आप बता रहे थे कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में जाके सोसाइटी का उठाया था, फिर आप मेंस के टाइम बीमार भी हो गए, वो कम किया आपने। तो वो जो छोटा सा टाइम पीरियड था, वो 5-6 महीने का, जो आपने सेकंड अटेम्प्ट की स्टार्टिंग में दिया था मेंस को, सेकंड अटेम्प्ट की स्टार्ट में दिया था मेंस को। हाँ, तो उसमें से इतने कम टाइम में आपने इतना कैसे डेवलप किया कि आपके अच्छे मार्क्स आए थे जीएस में? हाँ। वेल, फर्स्टली तो थैंक यू, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे जो जीएस के मार्क्स हैं ना, वो किसी एवरेज टॉपर के बराबर ही हैं, शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट आई कंसिडर दोज मार्क्स एवरेज। मैं रफली अराउंड
ऑन एन एवरेज निकालोगे तो शायद 100 भी नहीं, शायद 90-92 के आसपास मेरा एवरेज रहा होगा। जीएसटी तो हर किसी का खराब है, बाकी देखते हैं। नहीं, ओवरऑल एवरेज निकालोगे तो शायद 92-95 मार्क्स रहे होंगे मेरे ओवरऑल जो एवरेज लेते हैं जीएस सब्जेक्ट्स का, विच इज़ नॉर्मल, इतना ही रहता है सबका। इसमें अगर आप अपने एवरेज को 100-110 तक खींच दो तो फिर बहुत एक्सेप्शनल हो जाता है। मैं जितना मतलब क्या है ना, मैं अपने हिसाब से कुछ कर नहीं पाया हूँ मेंस में। वो बीमार होने का जो पूरी ऑफ ट्रैक हुई ना तैयारी, मैं बस ऐसा कि कैसे तैसे मैनेज कर लूँ, उस मैनेज में मैं सिर्फ एवरेज मार्क्स मैनेज कर पाया, क्योंकि इस 92 मार्क्स के एवरेज को 100 मार्क्स के एवरेज में, विच इज़ लाइक 8 मार्क्स हर पेपर में बढ़ाने हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू कि आधा नंबर हर क्वेश्चन में बढ़ाना है। और हर क्वेश्चन में स्कोप मिलेगा भी नहीं, कुछ क्वेश्चन बाउंसर आएंगे, कुछ हार्ड आएंगे, जिसमें आप बेयरली एवरेज आंसर भी लिख रहे हो, उसमें वैल्यूएशन करना बहुत हार्ड है। ये आधे मार्क्स के लिए ना डायग्राम्स, फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स, केस स्टडीज, वो सब लगता है। आपने कितना यूज किया था सर इन चीजों का? मैं ऐसे करता था, मैं जब अपना PYQ टॉपर्स के लेता था ना, मैं ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सब्जेक्ट बताता हूँ, आप उसी को रेप्लिकेट कर लेना। जैसे GS2 है, मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी थी, अब तो मेरे पास नहीं है वो, जिसमें मैंने सारे टॉपर्स के मार्क्स ऐड कर दिए थे। जैसे जो टॉपर्स की मार्कशीट आ जाती है ना, तो ऐसे था, मान लो ऐश्वर्य वर्मा है, ऐश्वर्य वर्मा सर हैं, शुभम कुमार सर हैं, पिछले 2-3 साल के रीसेंट टॉपर्स जो हैं, उनके ऐसे मार्क्स लिखे थे, GS1, GS2, GS3, GS4, और ऐसे पूरी एक्सेल में फीड था वो। इसको मैं सॉर्ट कर देता था डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो इधर नाम दिखते थे, जैसे मान लो 2-3 नाम मिले, से X, Y, Z, इनकी टॉपर्स कॉपी फ्री मिल जाती है वेबसाइट पे, सब ने फ्री में अपलोड कर रखी हैं, उनकी एक एक कॉपी डाउनलोड करो। तो मैं ऐसे 25-30 टॉपर्स, अराउंड मेरा 25-30 टॉपर्स का डेटाबेस था। तो मैं हर सब्जेक्ट 1-2, जैसे मान लो X की 2 कॉपीज डाउनलोड करी GS1 की, इसके हिसाब से, इसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, 2 कॉपीज इधर करी, 2 कॉपीज इधर करी। इन कॉपी से देख के ना आपको फील आ जाए कि हाँ, ये जो भैया लिख रहे हैं, ये जो सर लिख रहे हैं, वो मैं लिख सकता हूँ, ये जो मैम लिख रहे हैं, ये मैं कर सकता हूँ। और सब्जेक्ट वाइज बहुत स्पेसिफिक, जैसे मान लो मुझे ऐश्वर्य वर्मा सर का GS2 का कंटेंट या उनकी राइटिंग स्टाइल समझ में आ रही है, हो सकता है उनकी GS1 की ना आए। शुभम कुमार सर की अगर GS1 की आ रही है, तो हो सकता है GS2 की ना आए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउनलोड करी, फील बनाई, जो आखिरी में मेरे पास 7-8 टॉपिक, मेरे पास ऐसा होता था कि हर टॉप GS सब्जेक्ट के लिए रफली 7-8 टॉपर्स होते थे, जिनको मैं फॉलो करना चाहता था। फिर इनकी मैंने बहुत सारी कॉपीज डाउनलोड करी उसी सब्जेक्ट की, मान लो इनकी 2 कॉपीज इनकी हैं, 2-3 कॉपी इनकी हैं, 1-2 कॉपी किसी की, तो अराउंड 15 से 20 कॉपी हर सब्जेक्ट की हो जाती थी, उन टॉपर्स की जिनसे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, उससे पढ़ता था मैं। ऐसे मैनेज किया था मैंने। तो मतलब आपने आंसर की प्रैक्टिस एक्चुअली कैसे की? जो मेरे 3 स्लॉट्स बताए ना मैंने, कि एक में PYQs देख रहे हैं, एक में टॉपर्स कॉपीज चल रही हैं, और एक में नोट्स चल रहे हैं। मैं शुरू करता था PYQs से। ये जो मैंने ऊपर shubhamkumaryadav.com बताया ना, उसमें PYQs वाला मैंने अपना एक्सेल का डाल दिया, एक्सेल शीट, जिसमें फिल्टरिंग वगैरह है, उसको आप एक बार देख लेना। मैं उसके करता था, उससे ऐसा, उसमें ना ऐसे चार्ट बन रखा है मैंने, ये जो एक्सेल शीट है उसमें जैसे GS2 अगर आप उठाओगे ना, तो ऐसे चार्ट ब्लॉक्स बने हुए हैं उसमें, ऐसे कि ये पॉलिटी का ब्लॉक है, पॉलिटी में भी ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। वो पॉलिटी मान लो मुझे पढ़ना है सरफली से, वो 42% है, उसमें फेडरलिज्म है वो 20% वेटेज है। तो मैं यहाँ से शुरू करता था, PYQs, पॉलिटी GS पेपर 2 में, फेडरलिज्म 20% है, फेडरलिज्म, फिर मैं सिलेबस पे जाता था, इसी में सिलेबस, मतलब PYQs आर इंक्लूसिव ऑफ सिलेबस, ऐसे कोई अलग से नहीं है सिलेबस। फेडरलिज्म में जो टर्म्स मेंशन्ड हैं वो देखता था, उसके बाद अपने नोट्स में इन सवालों को इसी एक्सेल शीट में उसी हिसाब से देख लेता था कि फेडरलिज्म पे पिछले 8-10 साल में कितने सवाल आए हैं, किस किस तरह के सवाल आए हैं। उन सवाल से देखने से ना कुछ थीम्स आ जाती हैं कि फेडरलिज्म में नेचरली किस तरह का नेचर है। जो कॉमन टर्म्स चलते हैं ना, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, वो 2-3, नीति आयोग का क्या रोल है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कर रही है, बेसिक आइडिया, GST काउंसिल में कैसे है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के संग उसे अपने नोट्स में 1 पेज में, बस मैंने बोला ना हर टॉपिक का 1 पेज नोट चाहिए, बस 1 पेज, यानी ऐसे नहीं लैंग्वेज में 1 पेज में सिर्फ कीवर्ड्स हैं उस 1 पेज में, और कुछ नहीं है, कुछ केस स्टडीज हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो शायद मुझे अब याद भी नहीं होंगे, वो मेंस के पहले मेरे पास थे, मैं उनमें पढ़ता था, उन्हें अच्छे से रिकॉल थी मेरे पास, इनसे पढ़ता था। और फिर इसको टॉपर्स कॉपी में जब लगाता था ना, तो मैं सिर्फ रफ डायग्राम बनाता था कि अच्छा ये है, ऐसे लिख देंगे, बोले स्ट्रक्चरिंग करता था। आखिरी में मैंने उस स्ट्रक्चरिंग को फुल लेंथ में कन्वर्ट कर लिया था कि अब पूरा लिखेंगे
और स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देंगे आप, क्योंकि अब देखो PYQ से पढ़ रहा हूँ, नोट्स अलाइंड हैं उसी के संग जो सवाल आ रहे हैं, तो मेरा मटेरियल है पेपर में आंसर लिखने लायक। अब स्ट्रक्चरिंग और स्पीड का गेम है, पेपर छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गेम खत्म। मेरी सिंपल फिलॉसफी थी, अगर मैं एक आंसर कितना भी गंदा लिखा हूँ आधा एक नंबर मिलेगा। अगर मैंने उसको कहीं और इन्वेस्ट करना चाहा कि मान लो इस आंसर को मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बहुत अच्छा लिखूँ, उसमें शायद एक आध नंबर बढ़ पाएगा मेरा, छूटने पे मेरे सीधे 2 नंबर जा रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर तो मिल जाएंगे किसी भी साल में। इतना खराब तो नहीं लिख रहा हूँ मैं किसी भी हाल में। सर वन पेजर नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। अभी तो आएगी, वो होता है, और उसका पता कोई इलाज भी नहीं है सच पूछो तो। मुझे भी आती थी और बस मैं बस करता रहा और एक दिन हुआ कि मैं बना पा रहा था। मतलब अपने आप ये फिल्टर आउट हो गए। वो बस करते रहो आप, मतलब होता है ना कि अच्छे बनाऊंगा, उस चक्कर में कुछ नहीं कर रहे होते, उस चक्कर में कुछ नहीं हो रहा होता। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा रुक के मतलब जब ऑटो सॉर्टेड हो जाए, ज़्यादा समझ में आ जाए तब बनाओ। ठीक है, वो कर सकते हो। मैं इसमें वो करता था, जैसे जब मैं पढ़ता था ना शुरू में, तो ऐसे अपने होते ना फुल लेंथ नोट्स बनते हैं कि जब अच्छी अच्छी राइटिंग में ऐसे पॉलिटी लिख रहे हैं, अंडरलाइन चल रही है, बढ़िया बढ़िया सजा सजा के लिख रहे हैं, मैप्स एकदम रबर पेंसिल से बना रहे हैं, ये वो करते रहो, अच्छी बात है। एक पॉइंट करना, ये नोट्स इररिलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि आपने काइंड ऑफ किताब छाप दी है पूरी। लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज फ्यूटाइल है या कुछ है। इस आपने वन पेज नोट्स में बेसिकली एग्जांपल्स वगैरह या जो फॉर्मल वर्ड्स होते हैं वो लिखे हुए हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये फ्यूटाइल हो जाएंगे। इसकी यूटिलिटी पता है बस क्या है, कि क्योंकि आप लिख रहे हो ना, यू आर रीडिंग देन यू आर राइटिंग इट अगेन, तो आपके दिमाग में रजिस्टर होता है बस वो। एक बार वो रजिस्टर होने लगती है ना चीजें, फिर वो वन पेजर नोट्स बन जाते हैं। जैसे अब मुझे मान लो फेडरलिज्म पे कुछ बनाऊंगा मैं, ऐसे अपनी कुछ थीम्स बना लेना। जैसे ये तो एक्चुअल नोट्स ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं, वाई फेडरलिज्म, इसमें वो ऐसे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के है ना, पावर्स डिवाइडेड हैं, 7 शेड्यूल है, हाउ जो मैकेनिज्म है, जैसे नीति आयोग का एक रोल है, चैलेंजेस में क्या दिक्कत है अभी सेंटर स्टेट में जो टसल्स चलती हैं उनके रीसेंट एग्जांपल, जैसे रोल ऑफ गवर्नर आ जाएगा। वे अहेड में कमीशंस आई हैं जो ऐसे सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर काफ़ी बनी है ना, पुंची कमीशन और वो सब आप पढ़ोगे आगे, राजमन्नार कमीशन, सरकारी कमीशन, बहुत सारी रिकमेंडेशन हैं। बस इसमें नोट्स में इतना ध्यान रखना कि उसी फॉर्मेट में बनाना जिस फॉर्मेट में एक्चुअल आंसर लिखना चाह रहे हो। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी अपने क्वेश्चंस में ऐसे हब एंड स्पोक जो बनाते हैं, जैसे हाउ करते हैं, और फिर ऐसे जैसे ये वाला जो डायग्राम है मैंने एच वर्मा सर से सीखा था, वो ऐसे ही बनाते थे, क्लाउड बना के ऐसे साइक्लिकल से एरोस निकलते थे उनके, इसी हिसाब से बनाने। ये अगर असली पेपर में लिखना चाहते हो तो अपने नोट्स में बनाना, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं होगा ना तो स्किप हो जाएगा दिमाग से। जैसे हमारे एक सर बोलते थे कि आप पिकासो नहीं हो, आप सीधे एग्जाम डे पे जाके ये सब बनाना, चित्रकारी करना चाहोगे नहीं होगी, अब इसे आदत डालो धीरे धीरे तब जाके निकलेगी वो। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस में क्रोनोलॉजी होती है, तो ऐसे बॉक्स बनाते थे कि 1875 में ये हुआ, 1890 में ये हुआ, वो धीरे धीरे देख देख के सीख जाओगे, इतना कुछ हार्ड नहीं। जैसे ट्राइंगल वाला चलता है एक, वैसे ना एथोस, लोगोस, पैथोस, डायग्राम देख टॉपर्स को भी देखते रहोगे ना, सब समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बेस्ट सोर्स हैं वो, सेंटर करो, जिसके ज़्यादा हैं उनको फॉलो करो, उनमें भी उनको जिनसे रिलेट कर पाओ। सबकी अपनी एक नेचुरल स्टाइल होती है ना राइटिंग की, कुछ अच्छी प्रैक्टिस मिले उनको कॉपी करो, जैसे मैंने उठाई हैं, और फिर उनको थैंक यू बोल देना। सर वो एथिक्स के पेपर के बाद जो 5 दिन रहता है, लैंग्वेज के पेपर के पहले, वो 5 दिन में आपका मैथ में क्या रहता है, क्या करते हैं? अब जैसे मेरा आपने बताया ना, मैं बहुत थक चुका था, 15 दिन मेरे वो नोट्स चले गए थे जब, तो मैं बहुत स्ट्रेस था। मैं एक दिन का ऑफ लिया था, मैं वेब सीरीज़ देखा था एक दहन नाम से, हॉटस्टार पे, ठीक है। इसके बाद फिर मैं अपने बाकी दिन मैथ्स पढ़ा था। मैथ्स जो 13 पेज नोट्स थे ना, उनको ढंग से पढ़ रहा था और PYQs पलट रहा था कि हाँ हो। 4 दिन में 5 दिन की छुट्टी मिलती है शायद, एक दिन तो आपने वो देख लिया। एक दिन लैंग्वेज भी देखनी होती है ना थोड़ी सी, कभी नहीं देखी, एक बार तो देखोगे ना मुहावरे वगैरह, या जैसे हिंदी टू इंग्लिश पैसेज है इंग्लिश, तो उसमें कुछ वर्ड्स आने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्लाइमेट चेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता है ना, उसमें एक ट्रांसलेट आता है, इंग्लिश से हिंदी पैसेज ट्रांसलेट करो, उसमें लिखा है क्लाइमेट चेंज इज समथिंग समथिंग, तो क्लाइमेट चेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, पता होना चाहिए ना। ये सोक्रेटिस है, उसे हिंदी में सुकरात लिखते हैं। वो सब फाइनल नुआंस है, वो एक दिन थोड़ा सा देख लो आराम से, बाकी दिक्कत नहीं है उसमें। तो वो कहाँ से देखा आपने?
अरे मैंने तो अपनी बहन से 12th क्लास की वो मंगा ली थी, एक बेसिक ग्रामर की किताब, तो मैंने पन्ने पलटे थे उसके। आपने PYQs देखे होंगे शायद। हाँ PYQs तो देख यार, बिना PYQs के कुछ मतलब नहीं है तब देखने का। सिलेबस ठीक है वेल डिफाइंड कहते हैं, पर वो इतना पिन पॉइंटेड नहीं कि आपसे सिलेबस देख के क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सको। उसके लिए सवाल देखने पड़ते हैं, PYQs देखने पड़ते हैं। PYQs प्लस सिलेबस हैंड इन हैंड जाते हैं। मतलब इनको एलिनेट करोगे कैसे? मतलब सिलेबस में जब फेडरलिज्म लिखा है, मतलब उसी उसको में लिखा है ना प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू सो एंड सो, उसको जब PYQs में देखो तभी तो सिंक बैठेगा ना। और सर हिंदी आपने पहले लिखा था या उसी दिन एग्जाम में जाके लिखा है? नहीं मैं हिंदी छूट जाता है ना बहुत साल से, तो नहीं मेरे को इतनी दिक्कत हुई नहीं, मेरी हिंदी कभी ऐसी बहुत ज़्यादा छूटी नहीं, मैं थोड़ा बहुत लिखता ही था हिंदी। मतलब मेरे ऐसे कभी ब्लैंक हुआ नहीं मैं हिंदी में, जैसे अब हम लोग नहीं लिखते हैं, पर मुझे शौक था तो मैं हिंदी से लिखता रहता था थोड़ा बहुत, तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं बस लेकिन वो था कि थोड़ा सा वो देखते हैं, जैसे वोकैबलरी बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं, हाँ बस यही सब देखना होता है। शब्दावली, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, स्पेलिंग रिलेटेड मिस्टेक्स, तो उनके पास फॉर्म्स देख लो, जैसे महत्व कैसे लिखते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं ना, लिखते कैसे हैं हिंदी के शब्द। बोल तो हम सब रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो लिख पाऊंगा मैं, नहीं तो फिर बीच में क्या चेंज करना पड़ता है। महत्वपूर्ण लिखना नहीं आ रहा तो ज़रूरी लिख दे रहे हैं, फिर वहाँ पे वो सब करना पड़ता है, उसमें टाइम बहुत बर्बाद होता है। तो एक दिन पहले बस देख लो कि लिखते कैसे हैं। जैसे मैंने तो एक दिन वो किया था, एक दिन पहले हिंदी का अखबार उठाया एक, बस ऐसे आर्टिकल्स पढ़ लिए उसके, तो वर्ड्स भी बैठ गए थे, लिखना भी सीख गया, तो एक दिन रिकॉल हो गया था वो सब। हिंदी में सर कितने मार्क्स मिले आपको? मार्क्स नहीं आया यार अभी, मार्क्स नहीं आए? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के ये वाले मेरे में नहीं आए थे ना, ये जिनका अटक जाता। एक मिनट, हिंदी के मार्क्स करोगे क्या ये बताओ पहले? कंपल्सरी होता है तो जो पास या फेल का है। पास है फेल है जिनका ये मार्क्स तो देते होंगे ना? अभी इसमें नहीं आया, ये जो मार्कशीट आई है ना इसमें नहीं आते जितना मुझे याद है। जिनका क्वालिफाई नहीं होता ना, मीन उनकी मार्कशीट आई हुई उसमें लिखा हो उनके लैंग्वेज में कितना है, ताकि उन्हें पता रहे वो लैंग्वेज में क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। जो क्वालिफाइड होते हैं, जैसे मैं क्वालिफाइड हूँ तो मेरे मार्क्स नहीं है उसमें। तो आपको कभी पता नहीं चलेगा? अब वो मुझे आइडिया नहीं है, अभी तो पता नहीं चलेगा, मुझे इतना पता है बस। एक होता है कि लोग कहते हैं कि इस ये जो अपनी यूपीएससी वाली मैथ्स है, इसमें बहुत फैक्टर है कि हमें क्वेश्चंस याद रखने पड़ते हैं। तो ये कितना फैक्टर लगा, कोई कितना था कि आपको याद मेमोरी टाइप चीज थी? एक तो एल्गोरिथम की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छा। ओके। क्वेश्चन को एक ऐसा है कि याद ही करना पड़ेगा उसको, और उसमें कोई ऑप्शन था ही। देखो एल्गोरिथम्स तो सब में एल्गोरिथम्स पता होने चाहिए। क्वेश्चंस रटने की जहाँ तक बात है ना, वो वाले टॉपिक्स मेरे उसमें आते हैं। मॉडल का नाम लेते हैं, फिर रियल का नाम ले लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर सीरीज जैसे क्वेश्चन हो गए, उसमें पर्टिकुलरली कहते हैं याद करना पड़ेगा, तो कोई होता कहीं नहीं यार में तो मुझे पर्सनली कुछ दिखा नहीं, पर मॉडल मैं जैसे फिजिक्स में मॉडल को पूछा। मुझे देखो मॉडर्न और रियल में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, थ्योरेटिकल मैथ्स है ना, मैंने बताया मेरे टीचर्स अच्छे मिले, मैंने 3 साल पढ़ी है ढंग से वो, तो मुझे इनमें रटने की जरूरत पड़ी। जैसे इसमें वो बोल्जानो वियरस्ट्रॉस थ्योरम होती है, लिमिट पॉइंट्स निकालना होता है, वो सब करना होता है, कन्वर्जेंस टेस्ट होते हैं, तो उसमें टेस्ट याद करने की जरूरत है, उनको अप्लाई या प्रैक्टिस ही कर पाओगे, उसमें रटने की जरूरत नहीं। रटने की जरूरत मुझे वो सब लगती थी, उसे जो एप्सिलॉन लेके प्रूव करके एप्सिलॉन डेल्टा, हाँ। हमें वो करना सिखाया है कि ऐसे एप्सिलॉन को डेल्टा कैसे चूज करना है, एप्सिलॉन कैसे चूज करना है, हमें सिखाया उसका अप्रोच, तो हमें वो हमारे लिए वो एल्गोरिथम था हमारे कॉलेज में। तो बाकी अगर आपको एप्सिलॉन डेल्टा नहीं आ रहा है, या मतलब वो तो फिर जनरल चला जाएगा ना। मैथ्स में अगर कुछ समझ नहीं आ रही है, अब समझ नहीं आ रही तो एक ही ऑल्टरनेटिव बचता है ना, रटना पड़ेगा। मेरे लिए ऐसा नहीं था, मेरे लिए नहीं थे, मेरे लिए थे वो नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस, वो बड़े बड़े इक्वेशन, मैं उसमें कनेक्ट नहीं कर पाता था। रटने के इसलिए थे वो मेरे लिए कि मैं उनमें कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैंने उसको फोकस नहीं किया। मैं आप कर सकते हो, आपको करना हो उसको, बस प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे डालना। जैसे मेरे लिए बिल्कुल लास्ट में थे वो 10%, मेरा फोकस था 80-90% ढंग से करूँगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। और सर जैसे यूपीएससी का आपको पेपर दिया है मैथ्स का, जितने आपने मॉडल्स या फिर क्वेश्चंस किए हुए थे, हालांकि आपने पेपर में सभी कर दिया, पर आपको लगा था एक कोई क्वेश्चन देख के यार ये क्या पूछ दिया, तो कभी दिखने नहीं चाहिए, ऐसे तो नहीं लगा होगा शायद? होता है, लगा था? होता है, बहुत होता है, पर ऐसा रहता है ना कि मुझे 5 में 8 5 ही तो करने हैं, 8 में से वो जो 2-3 सवालों में ऐसा होता है उनको छोड़ दो, चॉइस में आते हैं। एक शायद कंपलसरी पार्ट में मैं एक क्वेश्चन में अटका था, मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है कौन सा था, क्योंकि मैंने इस बार एक पेपर में शायद पूरे बना दिए थे, मेरे पास सिर्फ एक सवाल बच रहा था, कंपलसरी का था वो 10 नंबर का, उसको करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। जैसे एक क्वेश्चन वो भी इंटरेस्टिंग था इस साल का, जो ऐसा कुछ आया था ना कि ऐसी बहुत सारी चेन्स लटकी हुई हैं, छोटे छोटे पार्ट्स। हाँ एक फोर्स पी लगाई है, स्टैंडर्ड रामसे की बुक से। वो जो भी था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने वो अटेम्प्ट किया था पेपर में, वो सही किया था मैंने। वो मुझे बस इसलिए इंटरेस्टिंग लगा कि उसमें कुछ करना ही था, वो मोमेंट्स का गेम था बस,
कि आप सही पॉइंट पे मूवमेंट जैसे इस पॉइंट पे, इस पे अगर यहाँ मूवमेंट ले लोगे तो इस पे सिर्फ 2 ही फोर्स हैं, इसका इंक्लिनेशन आ जाएगा, इसकी फोर्स आ जाएगी, तो ऐसे उस जनरलाइज करना उसे आसान था। अब वो मैंने कभी नहीं पढ़ा अपनी प्रिपरेशन में, ना मैंने किसी सवाल में देखा, ना मैंने किसी बुक में देखा, ना मैंने ऐसे कहीं डिस्कस होते हुए देखा, बट वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था कि आप क्या मूवमेंट निकालने के लिए सही पॉइंट चूज कर पा रहे हो। वो मेरी फिजिक्स की नॉलेज थी जो शायद अभी तक कैरी फॉरवर्ड हुई है, ये टेस्ट की प्रैक्टिस और पीछे की नॉलेज वहाँ पे काम है। और वही तो काम आएगा किसी भी कैंडिडेट के लिए, और क्या काम आएगा अपनी। कुछ से बात होती है ना, तो कहते हैं कि यार ये मत सोच के जाना कि वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने कभी नहीं देखा और आप वहाँ पे सही करते हो। ऐसे ऐसे बहुत सुना है सर, आपने शायद कभी सुना होगा। जब मैंने तो नहीं सुना, देखो मैंने बहुत सुना। मैथमेटिक्स में बहुत सिंपल है कि टेक अ क्वेश्चन ऑन इट्स ओन मेरिट। यूपीएससी जैसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ने एक सवाल दिया है, उसकी बेसिक रिस्पेक्ट करने के फॉर्म में आप उस सवाल को पढ़ना तो अफोर्ड कर ही सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा और मुझे ऐसा था कि सेटअप हार्ड नहीं है, इसमें बस शायद मुझे पॉइंट्स की दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ पे अलग फोर्स होगी, यहाँ अलग फोर्स होगी। अगर मैं मूवमेंट सही जगह पे ले पा रहा हूँ तो वो फोर्सेज एलिमिनेट हो जाएंगी और सवाल खत्म हो जाएगा। और मैंने किया और वो हो गया। उतनी बेसिक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जैसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, नहीं सुने होंगे, नहीं बनेंगे, पर आप पढ़ते हो ना, दैट इज द बेसिक रिस्पेक्ट विच यू शो। उतना करो, नहीं बन रहा तो छोड़ देंगे, वो तो छोड़ना था ही। माइंडसेट मत बनाना बोला कि नहीं पढ़ा, नहीं छुआ तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपने पढ़े होंगे और फिर भी नहीं होंगे, और कुछ होंगे जो नहीं पढ़ेंगे और हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना बिल्कुल आराम से पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। वो अपना बस टाइम ध्यान रखना, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, वो टाइमर्स के हिसाब से वो अपने पर्सनलाइज रखना, मेरे मत चुराना कि भैया ने 30 बोल दिया तो 30 कर लेंगे। खुद टेस्ट लिखो, कुछ PYQs लिखो, PYQs ज़्यादा रेलिवेंट हैं। फॉरेस्ट सर्विस के भी कुछ 2-3 साल के देख सकते हो, वो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, उसमें बस वो देख लेना, उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं तो उसकी रेलिवेंस कम है। फिजिक्स के टॉपिक में वो कैसे किया था? किसमें? फिजिक्स के टॉपिक में, डायनामिक्स, मैकेनिक्स में। शीट्स ली थी मैंने, मेजरली शीट्स से करता था मैं, शीट से बेसिक्स प्रैक्टिस की थी। तो कभी-कभी शीट के सवाल लगते हैं तो उनके सॉल्यूशन नहीं थे। हाँ, ये मतलब बहुत सारी किताबें मार्केट में आ गई हैं, या बहुत से इनिशिएटिव भी आ गए हैं जिसमें वो सॉल्व करके दे देते हैं आपको PYQs। तो उन PYQs से एक बार सॉल्व करने की आदत हो जाती है ना, तो थोड़ा फ्लो बैठ जाता है। बाकी नहीं तो अब जैसे मैं रिकमेंड करूंगा नहीं, जैसे मैंने अपने टाइम में जब मैं कॉलेज में था, मैं NPTEL वगैरह के कोर्सेज किए हुए थे मैंने, मॉडर्न अलजेब्रा वगैरह में। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि मुझे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट था मैंने उनको अलग अतरंगी अतरंगी संग से पढ़ लिया था, बट आई डोंट रिकमेंड दिस फॉर UPSC, क्योंकि आप पे टाइम की कमी है और ये वाले कोर्सेज बहुत स्लो चलते हैं, वो प्रॉपर पढ़ाने के हिसाब से, फील के हिसाब से चलते हैं, दिक्कत होगी इसमें। तो जैसे आप शीट करके मान लो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की, उसमें कोई क्वेश्चन अटक गया तो उसके लिए आप क्या करते थे उस क्वेश्चन? उसके लिए देखो 2-3 बातें होती हैं। अगर आपका पीयर ग्रुप है, आप आपस में शेयर करके कर पा रहे हो क्वेश्चन, तो वेल एंड गुड, शेयरिंग करो क्वेश्चंस की, जिसको आता है वो बता देगा, जिसको नहीं आता वो कुछ और हेल्प कर देगा। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना तो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं दुनिया भर के, मतलब कोविड के बाद तो इतने यूट्यूब चैनल्स और ये सब चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं ना, आपको क्वेश्चंस की कभी दिक्कत नहीं आती। बाकी मेरे लिए ऐसा था कि महितोष सर जो थे उनसे मैं ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जब मांग लेता था, महितोष सर से मांग लेता था सॉल्यूशंस कुछ कुछ, तो उससे अपना काम हो जाता था बस। तो आप जैसे जो शीट्स है उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया या सिलेक्टिवली शीट्स? नहीं, मतलब ऐसा नहीं था ना कि मैं सिर्फ शीट्स पे रिलाई कर रहा था, मैंने कभी ना कभी अपनी प्रिपरेशन में कुछ टॉपिक्स तो पढ़े ही थे। अब उसमें कोई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो वोर्टेक्स में आ गया कि ये वोर्टेक्स है, यहाँ पे सिचुएटेड है, इसका कुछ फॉर्मूला निकालना है। अब वो मेरा पढ़ा हुआ है तो मैं बस ऐसे रफ में करूँगा थोड़ा बहुत कि हाँ ये आ गया, इंटीग्रेशन आएगी, ये आंसर आ जाएगा। उनको सॉल्व नहीं किया। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे कि हाँ ये हार्ड, जैसे शायद वो वाला क्वेश्चन था जो मुझे अभी भी इंटरेस्टिंग लगता है कि शायद एक ऐसा क्वेश्चन एनालिटिकल की शीट में था कि एक स्फीयर एक प्लेन को टच कर रहा है और पास किसी पॉइंट से हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन बताओ। अब मेरा जो अप्रोच था इसको करने का वो बहुत गलत था। मैंने जब सर की शीट में देखा, उससे सॉल्यूशन निकाला, तो मुझे बहुत सिंपल तरीका समझ में आया कि अच्छा ऐसे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वो 2-3 चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं एज ऑफ नाउ। तो शीट से हो जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने का गेम है। और वाइंड अप करें। इंटरव्यू में मैथ्स का कोई मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं? किस चीज़ में? इंटरव्यू में मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं, मेरे से कोई नहीं पूछा, मैं बता चुका हूँ। माधवा मैथमेटिक्स कैंप हुआ था एक, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मेरे डेफ का पार्ट था इसलिए उससे सवाल आया था। बाकी एज सच
आप जो क्लासिक किताब पढ़ रहे हो उसमें तो कोई सवाल मेरे से नहीं पूछा गया था एटलीस्ट। उसे ग्रेजुएशन के लिए क्या पूछा गया आपसे? ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स रिलेटेड नहीं था, मैंने उसमें एनएसएस वगैरह ऐसे 2-3 चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था, तो उसमें पूछा आपका रोल क्या था, आपने जो किया वो कैसा था, मीनिंगफुल था, ऑन पेपर हो रहा है या ऑन ग्राउंड भी कुछ इम्पैक्ट आ रहा है उससे, ऐसे सवाल थे। आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स है और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें ज़्यादा था या कम था, क्या लगा आपको बाद में? मैं जितना फीडबैक मिला था मुझे मॉक्स में, मुझे सब ने बोला था कि 170 ±10 की रेंज में हूँ मैं, और 176 आए हैं, तो उतना ही है। ठीक है, आई वुड लाइक टू थैंक Mike. शुभम, ठीक है, फॉर गिविंग सच अ नाइस एंड बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से इन्होंने बताया और अपना जर्नी के बारे में हम लोगों को बताया। तो एक्चुअली क्या है कि ये सेमिनार का जो मेन पर्पस ये था कि जो फ्रेशर्स बच्चे आ रहे हैं उनको पता नहीं है कि एग्जामिनेशन जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल है उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आई कैन पर्सनली वाउच फॉर शुभम कि इन्होंने अपने कॉलेज में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की ही, उसके अलावा उन्होंने एक एक टॉपिक को बहुत जड़ से समझा, और उस लेवल पे जब इन्होंने मेरा पहला टेस्ट सीरीज़ किया 2021 में, तो जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे और जो लोग ऑलरेडी रैंकर्स थे उनके कंपैरिजन में कंसिस्टेंटली वो मार्क्स था। तो ये मार्क्स तो हवा में नहीं आ रहा है, तो ये मार्क्स का लाने का पर्पस क्या है कि इन्होंने वेल थॉट आउट पूरा प्लान किया है, स्ट्रेटेजाइज किया है और क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और इन्होंने बहुत सारा प्रैक्टिस टेस्ट किया है। तो मेरा यही चीज़ कहना है कि जो फ्रेशर्स लोग हैं उनको वो मोमेंटम बनाना पड़ेगा। हमेशा क्लासेस में भी यही कहते हैं कि पहले शिक्षा उसके बाद परीक्षा। तो हम जो यही देखे हैं कि अगर यूपीएससी में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, फिजिक्स टॉपिक हो या लीनियर अलजेब्रा हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो यूपीएससी में बहुत नया नया चीज़ पूछ लेता है कभी कभी। जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स में जो सारा शीट है, शीट्स में क्या करते हैं, बहुत लोग शीट्स मांगते हैं, बहुत लोग शीट्स के सोल्यूशन भी मांगते हैं। तो शीट्स में मैंने 1970 से लेकर अभी तक जितना क्वेश्चन आईएएस एग्जामिनेशन के अंदर है और फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर, उसके बाहर यूपीएससी कभी नहीं जाएगा। दूसरी बात, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने की कोशिश करना होता है जिससे कि ये पता चलता है कि नेक्स्ट क्या पूछ लेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका अगर सोल्यूशन मिल जाए तो पेनिशिया नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। हम लोग ये भी फोकस करते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस को अलग तरीके से करने का कोशिश करते हैं, या कोई टॉपर या कोई स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे किया जाए, या मल्टीपल एस्पेक्ट कैसे है। जैसे कि वेक्टर एनालिसिस में हम ग्रैड ओकर और डाइवर्जेंस पढ़ते हैं, लैप्लाशियन पढ़ते हैं, वही चीज़ लैप्लाशियन एंड स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, और वही चीज़ हम एक्सिस सिमेट्रिक मोशन में पढ़ते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। तो ये जो इंटरलिंकेजेस है वो एक वक्त के बाद आता है, तो मतलब एक बहुत आइट्रेशंस की ज़रूरत है। और ये 220, 230, 250 इवन हमारे स्टूडेंट्स उनका 270-80 भी होता है तो फाइनली सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो कुछ कारण है ऐसा कि मैथमेटिक्स में नंबर यूं ही नहीं आता है, लेकिन अगर 190 से ऊपर मार्क्स है तो अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए तो मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉम्पिटिटर से करना चाहिए कैसे मार्क्स लाना है। अभी लास्ट ईयर भी कुछ लोग का 300 नंबर है फिर भी आईएएस नहीं मिला हुआ है, तो 300 के ऊपर जाना ड्रीम करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको मकाम तक पहुंचाने के लिए इनके जैसा कंसिस्टेंट मार्क्स लाना पड़ेगा। ही वॉज गेटिंग अराउंड 175 in 2021 इन माई टेस्ट पेपर विच वॉज दी हाईएस्ट, जो कि मैक्सिमम कोई अफोर्ड कर सकता है। एंड कोई आईएएस एंड 300 मार्क्स जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स है। आई लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ आवर ऑनलाइन में सर कनेक्शन कम बैठ पा रहा है। हाँ, एक्चुअली ऑनलाइन में हम लोग एक्चुअली पहली बार मिल रहे हैं, राइट। तो अभी कोविड में ऐसा सिनेरियो बन गया था कि ऑनलाइन में ही सबको बहुत हम अर्ज करते थे कि ऑनलाइन से ही कनेक्टेड हो, बट लोग फिजिकली कनेक्ट जब हुए हैं, या अभी जो है अभी तो डिमांड यही है कि बहुत सारा कॉल्स 1-2 साल से आ रहा है कि ऑफलाइन कहाँ है, ऑफलाइन कहाँ है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस अब ढूंढ रहे हैं आर्यभट्ट आश्रम का। तो मतलब हम लोग बात भी कर रहे थे जैसा कि, तो ऑफलाइन प्रेजेंस में ज़्यादा एक कनेक्टिविटी आता है स्टूडेंट के साथ, एक वो कॉम्पिटिटिव झील आता है। और साथ ही साथ कभी भी आप क्वेश्चन से डाउट आप पूछो। मैं व्हाट्सएप पे लास्ट ईयर और टेलीग्राम पे 2 बजे रात को भी डाउट्स बताता था, और इनका तो ऐसा था कि इनके पास डाउट्स बहुत कम होता था और सिर्फ फिजिक्स रिलेटेड टॉपिक्स में था। तो मॉडर्न अलजेब्रा ही इज, मतलब आई हैव सीन हिज आंसर्स, दे आर
जस्ट ब्रिलियंट। और आपके इनके मैं आंसर्स और टॉपर्स कॉपी जो इनका है 2 साल का मैं शेयर करूँगा, ताकि आप उससे सीख सकें और उस लेवल तक आने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपको शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद परीक्षा, क्योंकि वहाँ पे तो फिर आपको प्रॉब्लम ही आने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द ऑफलाइन में आ जाएंगे, और ये सेमिनार भी वर्चुअल होने ही वाला था, बट हम लोग इस बार फिज़िकल सेमिनार या ऑफलाइन सेमिनार, ये हमारा पहला ऑफलाइन सेमिनार है। और हमें बहुत हार्दिक खुशी है कि ये 300 नंबर इनको आया है। ये बीमार पड़ गए थे, नहीं तो मुझे उम्मीद था कि ये शायद 320 तक इनका मार्क्स जाता। ठीक है, तो हम सबको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। और शुभम, वंस अगेन बहुत ही आपका जो है फ्यूचर बहुत अच्छा हो, और आप रियली सर्व करें कंट्री को, ये हम लोग का बहुत प्रिविलेज है। और इसी तरीके से आप लोगों को मार्गदर्शन करते रहिए, अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहिए, और धन्यवाद। थैंक यू।